नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे बीच एक ऐसे लेखक हैं, एक ऐसे कहानीकार जो कहते हैं कि लेखक के मैं के भीतर कम से कम दो व्यक्ति रहते हैं जो ग्रामीण जनजीवन से आते हैं। उनके पात्र गांव की कथा कहते हैं, मजदूरों, किसानों, दलितों, स्त्रियों के ऊपर होने वाले शोषण और दमन की कथाएं और किस तरह से दमन होता है उसके हथकंडे उनके कहानियों का मूल स्वर रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं, सरकारी सेवा में थे, बावजूद इसके उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जिन्हें पढ़कर लगता है कि यथार्थ ऐसा भी हो सकता है। तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा, आखिरी छलांग, भरतनाट्यम जैसे रचनाओं के रचनाकार शिव मूर्ति। बहुत बहुत स्वागत है शिव मूर्ति जी। नमस्कार, धन्यवाद। पहले यहीं से शुरू करता हूँ जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि लेखक के मैं में कम से कम दो व्यक्ति समाये होते हैं जी। कौन कौन से दो व्यक्ति होते हैं? एक तो भोगता है, यानी जो भोग रहा है, और एक दूर से देख रहा है उस भोगने वाले को। ये जो दूर से देखता है यही लेखक है। तो जो भोग रहा है उसको अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, और वो उसके यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। और जब वो सक्षम होता है कि उस भोगे हुए को अपनी कलम से, अपने शब्दों से व्यक्त कर सके जी, तब वो उसको लिखना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में लंबा अंतराल हो सकता है। भोक्ता ने बहुत कम उम्र में कोई चीज़ देखी, वो उसके अंदर इकट्ठी रह गई, इकट्ठी है, याद है उसको। जब उसकी कलम मजबूत हुई तो 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में वो उसको पुनः जीता है शब्दों के माध्यम से, लिखने के माध्यम से। जितनी बार लिखता है उतनी बार उसकी विविडनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह दो लोग होते हैं एक ही व्यक्ति में। ये तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने और पराये के बीच की जो दूरी है लेखक उसको कम करता चला जाता है जी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्मृतियाँ गड्ढमड्ढ होती होंगी, घालमेल होता होगा कई तरह का। ये परकाया प्रवेश है। लिखना परकाया प्रवेश है। आप अपनी आत्मकथा लिखते हैं तब तो इसमें परकाया प्रवेश की ज़रूरत नहीं रहती, आप अपने बारे में लिखते हैं। लेकिन जब औरों के बारे में लिखते हैं तो उनके दुख दर्द को अपने में समाहित करते हैं और तब उनको वाणी देते हैं। तो इसलिए हर लेखक के अंदर यह पर दुख का तरता, दूसरे के दुख से दुखी होना, संवेदित होना, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वह लेखक पूरे संसार को अपने अंदर समोएगा और उनके दुखों को व्यक्त करेगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो केवल आत्मकथा लिखेगा। ये तो बहुत मतलब इस तरीके का है कि जो आपने प्रत्यक्ष देखा होगा, जाहिर सी बात है आप वहीं पर काया प्रवेश कर पाएंगे। कल्पना से तो ये संभव ना के बराबर है। क्या कल्पना से भी ऐसे हो सकता है? कल्पना यथार्थ से थोड़ा ही ऊपर चलती है। जैसे परछाई, यथार्थ होगा तभी उसकी परछाई बनेगी। यथार्थ ही नहीं होगा, कोई चीज़ ही नहीं होगी तो परछाई नहीं बनेगी। किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि ऐसे जीव की कल्पना करो जो अब तक देखे गए जीवों में से किसी की तरह न हो, अलग हो, आप नहीं कर पाएंगे। जो भी करेंगे उसके 2 आंख के बजाय 4 आंख बना देंगे, 1 आंख पीछे लगा देंगे, नाक बड़ी कर देंगे, छोटी कर देंगे। ऐसे जीव की कल्पना मुश्किल है। उसी तरह ऐसी कहानी की कल्पना मुश्किल है जो आपने कहीं न देखा हो। किसी और जगह देखी गई कहानी को, दृश्य को, संवाद को आप संयोजित करके एक जगह लाते हैं, ये आप करते हैं और उसी से आप कहानी बनाते हैं। केवल कल्पना के आधार पर चीज़ निर्मित नहीं होगी, और होगी तो वो पूरी तरह हवा हवाई होगी। तो कहानी आप के भीतर या आप तक कैसे आती है? दृश्य रूप में या संवाद रूप में? मेरे अंदर कहानी कई प्रकार से आती है। रास्ता चलते कहीं कोई संवाद सुन लिया और मुझे अच्छा लग गया, मैंने उसको टाँक लिया अपनी स्मृति में, अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में आजकल। या कोई दृश्य दिखाई दे गया, किसी का हंसना दिखाई दे गया, किसी का
बिलख बिलख कर रोना दिखाई दे गया। तो ये कोई दृश्य, कोई संवाद या कुछ और ऐसी चीज जिससे मैं प्रभावित हूँ। तो सैद्धांतिकी के आधार पर मेरे पास कहानियाँ नहीं आती, मैं सैद्धांतिकी के आधार पर कहानी नहीं लिख सकता। इन्हीं चीज़ों से जो जीवन के दृश्य हैं, श्रव्य हैं, इन्हीं माध्यमों से मेरे पास आती है। फिर कुछ यहाँ मिली, कुछ कहीं और मिली, कुछ कहीं और मिली, फिर उनको मैं संयोजित करता हूँ और उससे कहानी बनती। इसलिए मैंने कई बार पहले कहा है कि कहानी लिखना मेरे लिए कबाड़ खाने से साइकिल कसने की तरह है कि मुझे नई साइकिल कसनी है, नई खरीदने की स्थिति नहीं है, तो मैं कबाड़ खाना जो है, चाहे वो साइकिल का पंचर हो जाने के यहाँ या समझिए वही बना रहा है। तो हैंडल लिया, सीट लिया, रिम लिया, सारी चीज़ें उसी कबाड़ खाने से इकट्ठा करके कस दिया, एक साइकिल बन गई। ऐसे ही मेरे लिए कहानी है। तो साइकिल कसने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो वो कौन से टूल्स हैं और क्या वो टूल्स हर बार एक जैसे होते हैं? देखिए, कहानी आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। आपके पास क्या सामग्री है और आपके दिमाग में क्या बनाना है, इन दोनों को संयोजित करके आप क्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे, शैली सेलेक्ट करेंगे। तो हर बार आपको नीर भरी दुख की बदली की ओर ले जाना है, तो आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके, बाकी चीज़ों को किनारे करके उससे बनाएंगे। आपको कोई अट्ठहास दिखाना है, उल्लास दिखाना है, होली का दृश्य दिखाना है, तो उन चीज़ों को लेकर के बनाएंगे। तो जो आप बनाना चाहते हैं उन्हीं के अनुसार आप चीज़ लेंगे। जिंदगी उसी तरह है जैसे मान लीजिए चने का दाना, चने को आपने पीस लिया, आटा बन गया, बेसन बन गया, उसको बेसन कहते हैं। अब उस बेसन से लड्डू बना सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, कई चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन हर बार पानी की मात्रा अलग अलग हो जाएगी, हर बार इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग हो जाएंगे। किसी में नमक की ज़रूरत होगी, लड्डू में तेल घी की ज़रूरत होगी, मीठे की ज़रूरत होगी। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे इससे तो आप लड्डू बना सकते थे, आपने ये क्यों बना? कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं कि ये तो ये हो सकता था, ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया। सवाल यह है कि लेखक क्या चाहता है देना अपने पाठक को, कहानीकार उस हिसाब से वो बनाएगा। जिसका पेट खराब है उसको लड्डू नहीं खिला सकते, उसको तो सत्तू खिलाएंगे, घोल के पी जाएगा, या किसी को कढ़ी खिलाएंगे। ये जो लोग आयद करते हैं लेखक पर कि उसको यही बनाना चाहिए, वो गलत है। वो लेखक अपने मानसिकता के अनुसार चीज़ें बनाता है, चीज़ें वही वहाँ से लेता है, कबाड़ खाने से बनाता अपनी चॉइस से है। उसमें अगर पाठक की भी चॉइस का ध्यान रखता है तो ज़्यादा दूर तक चीज़ जाती है। लेकिन सारे पाठक का ध्यान नहीं रख सकता है, क्योंकि पाठक भी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई पाठक अभी गुलशन नंदा को पढ़ने के कगार पर है, कोई इब्ने सफ़ी बीए को पढ़ने के कगार पर है। पाठक भी ग्रो करता है, उसके टेस्ट ग्रो होते हैं। इसलिए आपका पाठक कौन सा होगा वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए और उसी हिसाब से आप लिखते हैं। मृत्यु का स्वागत एक पाठ है सृजन का रसायन में, राजकमल से जो है जी। इसमें इस चैप्टर में आप लिखते हैं, इस पाठ में, कि दादी का मानना था कि मेरा जन्म उनकी मनौती से हुआ था। बताएं अपने बचपन के बारे में कुछ और अपनी दादी के बारे में ख़ास तौर पर। हाँ, दादी का नहीं, माँ का, मेरी माँ का मानना था शायद। अच्छा, इसमें दादी लिखा है इसलिए। अच्छा, दादी का मानना था कि मेरा जन्म उनकी मनौती से हुआ था। अच्छा, दादी लिख दिए होंगे, माँ का था। अच्छा, तो उन्होंने मनौती मान ली होगी। अच्छा, हाँ, दादी ने मनौती मानी थी और तब मैं पैदा हुआ तो दादी ने मनौती क्या मानी थी कि बेटा मुझे दे दीजिए, होगा तो गंगा जी मैं तुम्हें उसको अर्पित कर दूंगी। और उन्होंने माँ को बता दिया कि मैंने ऐसे माना है और तुम जाओ अब गंगा जी में इनको समर्पित करो और उनसे खरीदो और लेकर के आओ। ये प्रथा है हमारे यहाँ और जगहों पर भी होगी कि जैसे नाम बदल देते हैं, बेंचू रख दिए,
किसी के हाथ से बेच दिया, जोखू रख दिए, किसी को तौल दिया। ऐसे ही हमारे घर से गंगा जी 25 कोस दूर हैं, तो उन्होंने इस तरह रखा था। तो मेरी माँ से कहती थी कि अब गंगा जी के पास ले जाओ, मल्लाह ले करके गंगा जी में एक बार डुबोएगा, उसके बाद कुछ पैसा लेगा गंगा जी की ओर से, मल्लाह की मार्फत कुछ पैसा गंगा जी को मिलेगा और फिर वो पैसा बेटा आपको वापस। ये कुरंग गांव की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर। हाँ। तो मेरी माँ कहती थी कि ना, मैं नहीं ले जाऊंगी गंगा जी, अगर वो ना बेचने को तैयार हों, जब उनको समर्पित किया जाएगा, अपनी लहर में बहा ले जाएं, तब मैं क्या करूँगा। और उन्होंने कभी वैसे तीर्थ व्रत नहीं करती थी, कभी लेके गंगा जी नहीं गई, दादी कहती रह गई। और मुझसे भी जब मैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए और कारणों से जाने लगा तो कहती थी कि देखो गंगा में मत नहाना। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि वो तुम उनकी अमानत हो, और अब यहाँ तक तो गंगा जी नहीं आ सकती हैं, लेकिन जब वहां पहुंच जाओगे, उसमें नहाने लगोगे, तब तो वो खींच ही लेंगी। तो ये था। तो आपका नाम शुरू से शिव मूर्ति था? हाँ, शुरू से शिव मूर्ति। क्योंकि मुझे लगा जो गंगा की मनौती थी कहीं और कुछ नाम ना हो, बाद में शिव मूर्ति। यही नाम है, शुरू से यही नाम है। चलिए, पिता के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम पढ़ते हैं आपकी तमाम जगहों पर पढ़ने को आता है कि पिता साधु हो गए। उस समय आप संभवतः 5 या 6 साल के थे। नहीं, मैं दर्जा 7 में पढ़ता था। अच्छा। तब हो गए साधु। तो बहुत शुरुआत से थे वो। पहले मुकदमेबाजी हुई, गांव में जब जमींदारी टूटी तो जो हमारे पास खेती बाड़ी थी उस पर दूसरे लोगों की नज़र लग गई, उनकी नज़र लग गई जिन्होंने दिया था, यानी जो ज़मींदार खुद थे। अब चूंकि ज़मींदारी एबोलिशन हो गया तो अब उनको भी ज़मीन कम पड़ने लगी, तो उन्होंने सोचा कि जो दिया है इसको वापस ले लिया जाए। तो उनकी नज़र इधर आई तो उनसे लड़ाई हुई, मुकदमेबाजी हुई। जब वो सब समाप्त हो गया तो पिताजी को बैराग्य आ गया। भक्त थे वो पहले से, तो वो एक बाबा जी रहते थे, उनके यहाँ चले गए। ये दर्जा 7 में जिस साल मैं गया तब की बात है। जाते तो पहले से थे वो, वैराग्य उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन लौट आते थे, खेती बाड़ी के समय लौट आते थे। लेकिन उस समय गए तो फिर नहीं लौटे। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु 14 साल का था जब उसने चक्रव्यूह तोड़ा था, अब तुम 13 साल के हो गए हो, 1 ही साल बाकी है, अब ये घर बार अपना संभालो, मुझे तो अपना परलोक भी बनाना है। और ये कह के वो चले गए। तो जीवन थोड़ा सा कठिन हो गया, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। पिता के प्रति कोई इस तरीके का भाव कि छोड़कर चले गए और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर? क्योंकि आपकी कहानियों में पिता बहुत सम्मान के साथ नहीं आते हैं। हाँ, पिता सम्मान के साथ नहीं आते हैं। उसका कारण यह है कि पिता हमें निरंतर तंग करते रहे। इतने प्रेम में थे, मुझे इतना चाहते थे कि निरंतर मैं उनसे तंग होता रहा। मैं स्कूल नहीं जाता था, और जब बस्ता लेके निकलता था तो हमारी नानी का घर था वहाँ से 2 कोस दूर, मैं सीधे उनके यहाँ चला जाता था। जब इनको पता चलता था तो डंडा लेके जाते थे और उनके घर से, नानी के घर से मुझे मारते मारते लाते थे। और जब तक स्कूल की अपने टाट पर क्लास में नहीं बैठ जाता था तब तक मारते थे। और रास्ते में मेरी कच्ची गीली हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं थे और ना मुझे रुकने देते थे। इतने कठोर थे पढ़ने के मामले में, पढ़ाने के मामले में। और अगर ऐसा ना होता तो मैं पढ़ नहीं सकता था। बचपन में मैं बहुत बदमाश था, लोग बताते हैं। तो इस तरह मेरे दिमाग में पिता एक कठोर शासक के रूप में हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनसे अंदर से घृणा करने लगा, लेकिन उनका जो ये लौह रूप था, तो मेरे कहानियों में जहाँ भी पिता आया है वो बहुत हार्ड है। आप भी हार्ड पिता रहे? मैं भी कुछ मामलों में हार्ड रहा, क्योंकि बच्चे बताते हैं उतना हार्ड नहीं रहा, लेकिन हार्ड रहा है। कठोर हैं, उतने नहीं है। उतने नहीं है। अच्छा, शादी आपकी बहुत पहले हो गई थी? मतलब पहले क्या, बच्चे ढंग से आंख नहीं खोलते हैं, आपकी शादी हो गई थी? हाँ, उस समय ऐसा ही होता था। हाँ। मैं 6 बरस का था तब मुझे स्कूल जाने के लिए कहा गया। तो एक हमारे पड़ोस में तिवारी दादा थे, वो कभी कभी आते थे मट्ठा उट्ठा पीने। तो कहेगा, अरे ऐसे स्कूल चला जाएगा बिना शादी किए? फिर बाद में शादी कैसे होगी? हाँ।
पहले कह दो कि शादी करें तुम्हारी, देखो मेरी शादी नहीं हुई है और मैं दरवाजे भटकता रहता, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैं बच्चा था, उन्होंने भड़का दिया, तो मैंने कहा पहले मेरी शादी करिए। खैर मेरे कहने से नहीं, परंपरा ही उस समय थी, बचपन में शादी हो जाती थी। तो जब मैं 6 साल का था तब मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद मैं स्कूल जाना शुरू किया। और एक होता है जूस, एक होता है ताक, यानी आड और इवन। तो आड में, इवन तो होता है जो 2 से कट जाए, और आड होता है जो 2 से न कटे, 1, 3, 5, 7। तो शादी 6 में नहीं हो सकती थी, 7 में। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक भरोसे पंडित जी थे, वही साहित्य वाहित्य बताते थे। तो उन्होंने कहा कोई पेट वाला 9 महीना भी तो है, पैदा तो ये उसी दिन हो गया था, तो उसको भी जोड़ दिया तो 7 साल हो गए, तो मेरी शादी कर दिया। मतलब किस तरीके से निकालना था रास्ता उन्होंने निकाल लिया। और मेरी शादी, लोगों की बारात जाती है, मेरी शादी में मेरी पत्नी बारात लेके मेरे घर आई, मतलब दूल्हा नहीं गया, दुल्हन आई। ऐसा क्यों? वो भी एक परंपरा थी। अच्छा। कि वो चले आएंगे तो वो बारात का खर्च ना संभाल सकते हैं अगर आर्थिक रूप से, तो हमारे ही यहाँ आ जाएंगे। लड़की को कंधे पर बैठाए, लेकर के चले आए, शादी कर दिए, उसको पौपूजी कहते थे। शादी कर दिए, लेकर के चले गए। एक शादी में खास बात और हुई कि हमारी श्रीमती जी ने उसी शादी के दौरान मुझे एक घूंसा मारा, और उसके बाद वो कहती हैं कि अगर हम उस दिन मार न दिए होते तो हम लोगों के बीच में बहुत कलह होती। मैंने उसी दिन ये टंटा खत्म कर दिया। अच्छा, ये शादी आपकी हो गई है, इस जिम्मेदारी का ये भाव आपके भीतर जाहिर सी बात है 6-7 साल की उम्र में तो नहीं ही रहा होगा, और टीनेज तक भी नहीं ही होता है। ये जिम्मेदारी का भाव आपके भीतर कब आया कि मैं विवाहित हूँ? ऐसा कोई भाव आता नहीं था, क्योंकि सभी उसी उम्र में विवाहित होते थे। नहीं, आगे चल के तो कभी आया होगा। आगे चल के वो भाव आने के पहले वो खुद आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं। वो सिस्टम का हिस्सा था। ऐसा कोई भाव कि अब वो आ गई उनको खिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। खेती बाड़ी है, कमा धमा रहे हैं, वो भी आके जुट गई कमाने धमाने में। बल्कि उनके आ जाने से बहुत आराम हो गया, उन्होंने सारा काम घर का संभाल लिया। पिताजी गायब हो गए थे। किस उम्र में आई? मैं जब 18वें वर्ष में था। और आप पढ़ भी रहे थे? हाँ, इंटर में था उस समय। इंटर में थे। हाँ जी। इंटर के बाद अब आप बीए के लिए निकल गए? हाँ, नहीं निकल के आ गए, वहीं घर से ही आते जाते रहे। वहीं घर से आ जा रहे थे। और जब बीए में थे तो आपकी पहली बेटी का जन्म होता है? जब बीए का रिजल्ट अगस्त में आया। हाँ। और 15 अगस्त को उसका जन्म हुआ। ठीक। उसी समय। इन सब के बीच में जी। लेखक, शिवमूर्ति के भीतर का लेखक, वो कहाँ था? लेखक तो था, वो कहाँ से पैदा हुआ इसका पता लगाना तो मुश्किल है। लेकिन मैं दर्जा 5-6 में था, तभी से मैं पढ़ने लगा चीज़ों को। और दर्जा 4 या 5 में वो हेलेन की कहानी है, स्पार्टा का जो युद्ध हुआ था बहुत ज़माने तक, जो चुरा ले गया था वो वहाँ, क्या नाम था वहाँ का राजकुमार, हेलेन को। तो उसके लिए लंबी लड़ाई हुई थी, और वो युद्ध भी पे विजय नहीं मिल रही थी। तो एक काठ का घोड़ा उन लोगों ने बनाया, उसके अंदर अपने सैनिक भर दिए, वहीं छोड़ दिया। बाकी सेना लेकर के समुद्र के किनारे चले गए, ताकि ये लोग इस भ्रम में आ जाएं कि वो लोग हार के चले गए और अपने देवता को छोड़ गए। फिर उसको खींच करके किले के अंदर ले जाया गया। रात में वो निकले सैनिक, और गेट का फाटक खोल दिया। रात में सेना भी लौट आई थी, और इस तरह विजय प्राप्त किया। तो मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं था कि वो विजय प्राप्त होती न होती। हेलेन को कितने 11 बच्चे बाद में हुए, 12 हुए, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारा मतलब ये था कि ये जो रात से रात तक 24 घंटे बंद रहे 10-12 सैनिक, और सब तो ठीक है भाई, पानी वानी लिए रहे होंगे, पिएंगे, वो पेशाब कैसे कहाँ किए होंगे। और अगर करते तो वो नीचे गिरता जरूर और पकड़े जाते जरूर। हाँ। तो ये कैसे रोके होंगे, ये समस्या, इस पर मेरा चिंतन पहली बार हुआ। मेरे ख्याल से एक लेखक का ये पहला चिंतन मेरे लेखक का, मुझे ऐसा लगता है कि वही होगा। तो उस समय से ही मैं पढ़ने लगा था चीज़ों को। तो पढ़ते पढ़ते, चूंकि आप गांव में रह रहे थे, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कैसे थी? कोर्स में थी। और बाद में एक निमंत्रण में मैं गया, जिस साल दर्जा 5 में था। तो वहाँ नीचे रखने के लिए निमंत्रण में लोग देते हैं अपना योगदान, 1 रुपये 2 रुपये, उसको दैजा कहते हैं या जो भी। तो एक जो लिख रहे थे कि 5 रुपया उनसे मिला, 2 रुपया उनसे मिला, तो उसके नीचे एक किताब थी। उस किताब का नाम था रागिनी,
वो जासूसी उपन्यास था और इलाहाबाद से छपता था। तो मैं धीरे से वो किताब चुरा लाया, मेरा मन हुआ पढ़ने को। तो जब सब कुछ इधर उधर होने लगा, सारा काम ख़त्म हो गया, वो चले गए उनको पैसा देने जिसको देना था, तो मैं किताब चुरा लाया। और रात में उसमें मर्डर हो गया रागिनी का, और मैं इतना डरा कि मैं कांपता ही रह गया, पसीने पसीने हो गया। इतना मुझे अभी तक याद है। फिर तो हमारे एक मित्र थे शिव नारायण दुबे, घर के सामने, उनके भाई किताबें लाते थे। एक और पांडे जी थे जो हमारे उपन्यास में पांडे बन करके आए हैं, उनके यहाँ बहुत सारी किताबें थी, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद और ये सब। 3 अलमारियाँ लकड़ी की थीं। तो वो धीरे धीरे मैंने उनसे दोस्ती किया, जाता था, बैठा रहता था, देखता था, पढ़ता था। तो उन्होंने हमें इस लायक मान लिया कि लड़के को देने किताबें दी जा सकती हैं। मैं 6-7 में रहा होऊंगा, तब से उनसे किताबें मुझे मिलने लगी। तो इस तरह सिलसिला मेरा बना। पहली कहानी आपकी आती है 68 में। 68 में मुझे जीना है नाम से। हाँ, 68 में मुझे जीना है, और 69 में पान फूल। हाँ। पान फूल आपके लिए, पान फूल वातायन में। हाँ। और मुझे जीना है युवक मासिक आगरा से निकलता है जी। ये जो पहली कहानियां जब छपती हैं तो एक भीतर एक उल्लास तो होता ही है कि भाई पहली कहानी छपी है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में आपके क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया थी कि पहली कहानी किसी की छपी? गांव वाले जानते नहीं थे कहानी क्या चीज़ होती है, क्या प्रतिक्रिया होगी, वो उनसे कोई मतलब नहीं। गांव में कोई ऐसा नहीं था। परिवार में भी कोई नहीं, उनके हम ही बस अकेले थे कि छपे हैं और खुश हो रहे हैं, और कोई नहीं। मैं अपने गांव का पहला गजटेड अफसर बना, पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, और बाद में बाकी लोग आए, बाकी लोग रेगुलर में भी आए, और मुंसिफ में भी आए। दिखाया। हाँ, बाद में सारे लोग गांव के लोगों को। ठीक है, ये बात पहले आके मैं बाद में। तो कहानी वहाँ कोई जानता नहीं था, तो इसलिए ऐसा नहीं। लेकिन 1-2 लोगों को मैंने तैयार किया, उनको बताता था। उनके साथ मैं बाद में मिलने गया उपेंद्र नाथ अस्क के, चलो देखें लेखक कैसा होता है इलाहाबाद में, तो उसी तरह हम भी लेखक बनेंगे। तो मेरा एक मित्र है, उसको लेकर के हम लोग इलाहाबाद गए थे ट्रेन से बिना टिकट। और अस्क जी ने 2 पराठे दिए थे, एक उनके लिए, एक मेरे लिए। और मैं इंतजार करता रहा कभी और भी आएगा, क्योंकि 3-4 पराठे तो मामूली बात है बच्चे के लिए। और उनके यहाँ आटा थोड़ा साना गया रहा होगा, उन्होंने एक उसमें औपचारिकता में दे दिया। मैं इंतजार कर रहा था, नहीं आया। फिर वापस में चले। कैसा लगा मिलकर अश्क जी से, जो एक इमेज लेके गए थे कि लेखक से मिलने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो कभी किसी लेखक से मिले नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ रहूं, मैं भी लेखक बनना चाहता हूं। तो कहा, अरे नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे तो ये सब इलाहाबादी बहुत बदमाश हैं, ये कहेंगे अश्क एक लड़के का शोषण कर रहा है, तो इसलिए मेरे साथ तो नहीं रह सकते हो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। कहा लेकिन जाओ, लिखो, पढ़ो, खूब पढ़ो। ये कहा मेरे सोने का टाइम हो रहा है। अब वो सोने चले गए। अब मेरी गाड़ी पहुंची सवेरे 10 बजे और शाम को गाड़ी मिलती 4 बजे, तो इस बीच में हम खाली थे। तो फिर कुछ देर वहाँ बैठे रहे, कुछ देर शहर घूमे, खुसरू बाग घूमे। इलाहाबाद का सिविल लाइन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पैसा हम लोगों की जेब में एक नहीं था। न टिकट लेके गए थे, न टिकट लेके आना था, और न एक ढेला था। प्रभाव पड़ा उपेंद्र नाथ अश्क का आपके ऊपर जब आप उनसे मिलकर लौटे? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देख लिए कि हाँ, एक गोरे चिट्टे होते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे पक्के मकान में रहते हैं, यही सब पड़ा। उस समय क्या जानते थे? शहर देख लिए, पक्का घर देख लिए, बिजली की लाइट देख लिए, यही सब। शिवमूर्ति जी, कहानियों पर मैं आऊँ उससे पहले, हालांकि शुरू में हम थोड़ी सी बात हमने कहानियों की, उससे पहले मैं इस बातचीत को, उस पूरी घटना को ख़त्म करना चाहता हूँ। इलाहाबाद जाने जब आप गए तो क्या वही वो क्षण था, वो शहर घूमना, वो माहौल देखना, जहाँ आपने ये तय किया होगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए और एक अधिकारी बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि अकेला हूँ, पिताजी नहीं हैं, साधु हो गए हैं, तो खेती करूँगा और लेखक बनूँगा। और एक उपन्यास लिख दिया, उसका नाम था माटी की महक, और उसके 648 पेज हैं, अभी रखा हुआ है वो। फिर पहली बेटी हुई, 1.5 साल 2 साल बाद दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी भी बेटी हो गई। तीसरी से पहले ही 2 बेटियां जब हो गईं
तो एक बार मैं गया था इलाहाबाद रेडियो की मरम्मत करने की ट्रेनिंग लेने। अच्छा। कि कुछ आमदनी भी होती रही पड़ोस के बाज़ार में, ये भी करूँगा क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, कैश के बिना। तो वहाँ मेरा एक मित्र था, वो तैयारी कर रहा था पीसीएस की। उसका नाम था प्रभाकर शुक्ला। तो वहाँ पता चला कि ये तैयारी होती है, तो अगर इसमें पास हो जाइए तो बिना किसी घूस पात दिए, अब बिना किसी शोर सिफारिश के नौकरी मिल जाती है। तो हमारे दिमाग में वो बात थी, तो हमने कहा हम भी कुछ कोशिश करें। तो जानकारी इकट्ठा की और कुछ किताबें ले आए, शुरुआत कर दिए। और वो मेरे बस का नहीं था रेडियो की मरम्मत का, मैं नहीं सीख पाया, उसको लौट आया। लेकिन तैयारी मैंने शुरू कर दी। और मेरा पहले सिलेक्शन रेलवे में हो गया, फिर सिलेक्शन एजी ऑफिस में हो गया, फिर सिलेक्शन बाद में इसमें भी हो गया। तो लेकिन हुआ कैसे सिलेक्शन, ये इस बीच में कई साल हमारे पास थे। तो मेरे पड़ोस में एक 10वीं तक का स्कूल था। तो वहाँ मेरे मित्र शिवनारायण दुबे गणित पढ़ाते थे। वो हेल्थ इंस्पेक्टर होकर चले गए। तो उन्होंने कहा कि शिवमूर्ति तुम यहाँ आके पढ़ा दो, उनके पास कोई नहीं है। तो मैं वहाँ पढ़ाने लगा। तो वहाँ पहले तो गणित पढ़ाने लगा, फिर अंग्रेजी भी वहाँ पढ़ानी पड़ी, और हिंदी वगैरह तो पढ़ाता ही था। वो जो 2-2.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाए, उससे गणित में, एलिमेंट्री मैथ में, पीसीएस में मेरे 100 में 100 नंबर हो गए। और अंग्रेजी मेरी हाई स्कूल तक ही थी, फिर भी अंग्रेजी चूँकि हाई स्कूल की ही मैंने पढ़ाया, तो मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई। इन्हीं कारणों से मेरा पीसीएस में सिलेक्शन एक बार में हो गया। नहीं तो लोग कई साल मेहनत करते हैं, नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ ये चांस था, संयोग था कि हो गया, और मैं अपने गांव का पहला अधिकारी बना, गजेटेड अफसर बना। तो इस तरह आपने पूछा ना कि नौकरी की दुनिया में कैसे आए, तो इस तरह 77 में आप सेल्स टैक्स में आते हैं। 77 में सेल्स टैक्स ज्वाइन कर लिया। 75 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 75 में आपका सिलेक्शन हुआ, और आपकी 68 में पहली कहानी आई, और 75 से पहले कुछ कहानियां आपकी आ चुकी थी। हाँ। सेल्स टैक्स ज्वाइन करने के बाद, यानी अधिकारी गजेटेड ऑफिसर बनने के बाद और गजेटेड ऑफिसर बनने से पहले की जो जीवन दृष्टि है या समाज को देखने का आपका जो नज़रिया है, उसमें कितना बदलाव आया और कहानियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अधिकारी बनने से तो बहुत अंतर नहीं पड़ा जीवन दृष्टि पर, लेकिन जगह जगह अलग अलग शहरों में जाने से अंतर पड़ा, और शहरों से ज़्यादा अंतर उन देहातों में जाने से पड़ा। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे भट्ठे की जांच करने जाना पड़ता था, जगह जगह, गांव-गांव। भट्ठे तो आप जानते हैं गांव-गांव होते हैं, जहाँ के रास्ता भी नहीं रहता, बैलगाड़ी जाती है, तो बड़ी मुश्किल से हमारी जीप वहाँ पहुँचती थी। वहाँ की जो लेबर है, मजदूर हैं, जीवन जीने का तरीका है, जो भट्ठे के मजदूरों का शोषण है, और उन भट्ठा मालिकों का शोषण जो अधिकारियों द्वारा होता था, सरकार द्वारा होता था, ये पूरी दुनिया देखने को मिलती थी। और मेरी पोस्टिंग मेरे ख्याल से 22 जगह हुई, मेरे ट्रांसफ़र हुए 32 साल की नौकरी में। तो मुझे इतनी जगहें देखने को मिली कि ये उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेके धुर पूरब तक का हिस्सा, दक्षिणी भाग, पूर्वी उत्तरी भाग, सारा देखने को मिला। तो एक कंपोजिट जो समाज है, लोग हैं, वो सब मुझे देखने को मिला, जिसने मेरे अनुभव को बड़ा किया, और वो उससे मुझे दृष्टि जरूर मिली कहानी लिखने में। पोस्टिंग तो आपकी बड़े शहरों में ज़्यादा रही, लेकिन जाना पड़ता था। बड़े शहरों में रहते हुए भी, जैसे मैं बलिया रहा, हाँ। मऊ रहा, और जौनपुर रहा, कानपुर रहा, वगैरह वगैरह, बस्ती रहा, फिर उधर नोएडा भी रहा, गाजियाबाद भी रहा, बड़ी बड़ी जगहों में रहा। लेकिन जांच के लिए शुरुआती नौकरी में जब मैं पूरब में था, तो टैक्स ज़्यादा आता है भट्ठे से,
बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ नहीं हैं, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं हैं। तो एक आध दो, जैसे वहाँ रसड़ा चीनी मिल हो गई, आजमगढ़ में कुछ चीनी मिल हो गई, सठिया चीनी मिल हो गई, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो पैसा ज़्यादा आता था, टैक्स सरकार का वो भट्ठे से आता था। भट्ठे की जांच करनी पड़ती थी कि कब भट्ठे में आग लगाई गई, कितना ईंट बनी, कितना इन्होंने बेचा, तो हमारा कितना टैक्स हुआ। आप देखिए कि सरकार भी गरीबों के पक्ष में नहीं रहती है, सरकार भी गरीबों के पक्ष में नहीं, अमीरों के पक्ष में रहती है। कैसे, इसी में मैं बता देता हूँ। भट्ठा पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, और गांव का एक आदमी भट्ठा चलाता है, भट्ठा खोलता है, गांव का ही है। गांव वालों की नज़र में वो बड़ा हो जाता है, लेकिन शहर वालों की नज़र में तो वो बड़ा नहीं है। और भट्ठे पे टैक्स कितना लगता है ईंट पर? 8%। 8%। कितनी ईंटों पर? जितना भी सेल हुई। अच्छा, पूरा ओवरऑल 100 रुपए की ईंटा आपने खरीदा तो उस पर 8% टैक्स है। और सर्राफे पे कितना टैक्स है, बुलियन पे कितना टैक्स है? 1%। चांदी की सिल्ली लीजिए 1%, सोना 1%, सोना चांदी पे 1%, अब मिट्टी की ईंट पे 8%। तो ये तो मतलब आ गया बाई चांस। तो मुझे यात्रा बहुत करनी पड़ती थी। वहाँ से मैंने समाज को नज़दीक से देखा, हर तबके को देखा। वहाँ से मुझे कहानियाँ मिली, वहाँ से मुझे लोकगीतों के मुखड़े मिले। जैसे 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 तेरे चरित्र में भट्टे का जिक्र है। हाँ, भट्टे का जिक्र अभी कई कहानियों में है। भट्टे की कहानी ही है, वो बिमली भट्टे पर ही काम करती है। तो वो एक भट्टे पे मैं गया दोपहर में इसलिए जाना पड़ता था कि इस समय सब लोग सुस्त होंगे, बेखबर होंगे, अचानक गाड़ी लेके पहुंचेंगे तो 2 नंबर का हिसाब किताब मिल जाएगा। भट्टे वाले टैक्स पूरा नहीं दिखाते थे, ज़्यादातर लोग तो कम दिखाते थे ताकि कम टैक्स देना पड़े। भट्टे पे टैक्स बहुत ज़्यादा 8% था, थोड़ा बहुत होता तो हो सकता है वो ज़्यादा देने की स्थिति में होते। तो वहाँ पहुँचे तो एक आदमी तख्ते पे अकेले दोपहरी में गा रहा था। क्या लाइन मुझे मिल गई, उसके अगली लाइन नहीं मिली, मैं उसी से जानना चाहता था। क्या गा रहा था? वो था कि टुटही मड़ैया के हम हैं राजा। हाँ, राजा हम भी हैं, और लोग भी राजा हैं जो महलों में रहते हैं। हाँ। लेकिन हम कौन राजा हैं? टुटही मड़ैया के। हाँ, टुटही मड़ैया के हम हैं राजा, करीला गुजारा थोरे माँ। तोर मन लागे न लागे पतर की, मोर मन लागल बा तोरे माँ। वाह वाह वाह। वो लड़का कहता है उस लड़की से कि तेरा मन मेरे ऊपर आए ना आए, मेरा मन तेरे ऊपर, लेकिन मेरा मन तो बस तुझी में लगा हुआ। और ये क्या नायाब हीरा मिल गया, समझ लीजिए। लोकगीत का कोई लोकगीत का मुखड़ा था। तब तक उसको पता चल गया कि कोई और आ गया। हम पहुंचे, हमने कहा हाँ भाई, उठ के बैठ गया। तो हमने कहा भाई ये जो गा रहे थे यार बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका थोड़ा गाओ। उसके पीछे हमारे ड्राइवर सिपाही लोग आ गए दूरी बना करके। तो उन लोगों को देखा तो फिर वो खड़ा हो गया, फिर कंधे पर अंगोछा रख के भाग गया। तो ही 2 ही लाइन मिल पाई। तो इस तरह चीज़ें मिल जाती थी। और ये पंक्तियां फिर आपके साथ काफ़ी दिनों तक रही? लगातार रही, जब तक यूज नहीं। मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी उम्र 6, 7, 8 साल रही होगी तब से हैं उनका उपयोग। जैसे एक संतोषी जी थे, वो हमारे पास 6, 7 साल का मैं था तब से थे। अब उनके साथ ये जो आपकी किताब है ना, सृजन का रसायन, इसमें पीछे लिखा हुआ है कि संतोषी सपने में आते हैं कि तुम मुझे कब लाओगे, कैद से कब मुक्त करोगे। और अब मेरे उपन्यास में संतोषी आ रहे हैं, जो अभी राजकमल से आने वाला है, उसमें संतोषी हैं। एक जंगू था, इसमें वो भी कह रहा है कि जंगू आए दिन आता है सपने में कि मुझे कब लाओगे। वो जंगू इसमें आ रहा है। वो मेरे पास सन 88-90 से हैं। जो अत्याचारी हैं, आतताई हैं, उनके पैर पेड़ की जड़ में डाल के उलट के तोड़ देता है। तो मेरे पास चीज़ें आ गई तो फिर वो आ गई। ये मेरे पास बहुत अच्छी बात है कि वो भूलती नहीं है, और जो भूलने खतरा है मैं उसको नोट कर लेता हूँ। तो ये पात्र जो आपका पीछा कर रहे होते हैं जी, तो ये पात्रों को कहानियों में फिट करने का क्या दबाव रहता है आपके ऊपर कि पात्र है, पीछा कर रहा है, कैसे मैं इसे कहानी में लेकर आऊं, या इसके लिए कैसे कहानी रचूं? या वो पात्र आपसे कहानी लिखवाता है? हाँ, वो पात्र मिल गया तो अब उसको फिट करना है। तो
तो उसके चारों ओर फिर हम बुनाई करेंगे। जैसे रेशम का कीड़ा खुद को बीच में करके चारों तरफ बुनाई करता है, उसी के अंदर रहता है, उसी तरह पात्र मुझसे कहानियाँ लिखवाते हैं। स्त्री पात्र मिलते हैं, पुरुष पात्र मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं, है ना, सुंदर नायिकाएं मिलती हैं, नर्तकियां मिलती हैं, वो सब मेरे पास इकट्ठा रहते हैं और वो कहीं मिस न हो जाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ। इसलिए मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें 1,500-2 हज़ार पेज लिखा हुआ है, हजारों गाने हैं, हजारों लोकगीत हैं, वो सब रखे हैं। अब ये की उम्र तो आदमी के 100 साल से ज़्यादा नहीं होती, हमारी तो बीत गई, 10-5 साल और काम आ सकता है। अरे नहीं, तो आप सब मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ। लेकिन कोशिश करूंगा कि कितना दे सकता हूं दे के चला जाऊं। और बल्कि मैं तो ये भी सोचता हूं कि अगर कोई और लेखक, आपके माध्यम से ही कह रहा हूं, अगर कोई और लेखक मेरे मटेरियल को लेना चाहे, आगे लिखना चाहे, तो मैं उसको विरासत में अपने वो रजिस्टर और कहानियां दे जाना चाहूँगा कि वो कोई और आए लिखे, जो मेरा उत्तराधिकारी, लेखक के रूप में मेरा उत्तराधिकारी बने। अच्छा, एक बात बताइए, आपने विमली का भी जिक्र जो किया, भट्टे पर पूरा विमली वाला जिक्र जो आया, आप केसी में जी तिरिया चरित्र की नायिका के नाम जो पत्र है, उसमें आप एक जगह लिखते हैं कि लेकिन बीती रात अचानक तुम सपने में मुझे दिखी, यानी विमली आपको दिखी, उलाहना दिया कि क्या इतना ही कहने के लिए तुमने मुझे अपनी कहानी का आधार बनाया था? सपना टूटने के बाद से ही तुम मुझे अपने विविध प्रतिरूपों में याद आ रही हो। ये उलाहना किस लिए, मतलब? एक्चुअली ऐसा था कि विमली के 3 रूप हैं जो मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में देखे और उन तीनों को मिला करके बनाया। तो तीनों की स्थितियां अलग अलग थीं, तो मैं पूरी चीज़ उसमें समाहित कहानी में नहीं कर पाया। कुछ उसका खिलंदड़ापन समाहित किया, थोड़ा उसका दुख एक जगह का समाहित किया, और पूरी चीज़ें नहीं ला पाया। इसीलिए मैंने उसके नाम पत्र लिखा है। सबसे पहले विमली का एक प्रतिरूप मुझे मिला था जब मैं शायद 6-7 में पढ़ता था। तो एक हमारे मामा के गांव की लड़की थी, उसको लेके वो जो रिश्ते में मामा लग रहे थे सामने से ला रहे थे, हमारे यहाँ वो रुक गई। उसको अवैध गर्भ था और एडवांस स्टेज में था और पंचायत होने वाली थी, तो हमारे यहाँ से बाजार बाग में जाना था उसको। तो इस बीच में मेरे यहाँ 8-10 दिन रही और जाहिर है सब लोग उस पर नाराज़ होते थे, थू थू करते थे। मेरी माँ का व्यवहार भी उसके प्रति रूखा रूखा था और मुझसे अकेले में कहती थी, उसको सुरती खाने की आदत थी, तंबाकू, तो अकेले में कहती थी कि सिमूरत भैया हमारे लिए ये ला दीजिए। तो मैं उसके लिए ला देता था, 5 नए पैसे की मिलती थी और वो खाती थी, फिर वहीं थूक लेती थी कमरे में ही, और फिर उसको बांध करके लपेट करके बाहर ले जाके फेंका करती थी। पंचायत हुई, सारे पंच लोग उसके पक्ष में थे, लड़के के पक्ष में उसने उनको कुछ पैसा वैसा दे के पटा लिया होगा। इसके पिता को खड़ा किया गया ईंट पर, इसको खड़ा किया गया ईंट पर, इससे गंदे गंदे सवाल पूछे गए। इसने बताया कि मेरी गलती नहीं है, मैं अपने गन्ने के खेत में गोड़ने गई थी तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, गन्ने की फसल इतनी ऊंची होती है, वो छिपते छिपते आया, हम उसको नहीं देख सके, उसने मुझे गिरा दिया, आसपास कोई नहीं था। इस तरह ये काम हुआ, लेकिन लोग माने नहीं उसको सज़ा देने को। उसके पिता पे कुछ जुर्माना लगाए और वहीं खड़े खड़े जितनी देर खड़े खड़े उसको स्राव होने लगा, मतलब जो गर्भ का ये प्रत्यक्ष देखी हुई अपना, हाँ, पानी गिरने लगा और थोड़ी देर में उसको वहीं डिलीवरी हो गई और मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। डिलीवरी होते ही मरा बेटा देखकर सारे पंच लोग उठ के धीरे धीरे भाग गए कि कहीं पुलिस केस न हो जाए, और वो रह गया लास्ट में, वो लड़की रह गई और मैं रह गया। और फिर हम लोग आगे वो चल रही थी, उसके पीछे मैं चल रहा था, सड़क किनारे पकड़े वो रोते हुए जा रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था। घर तक आए थे, उसका वो रोना, उसका वो उस तरह जवाब देना, उससे पूछा जाना, वो जो दुख था, मैं उसी दुख को अपनी कहानी में व्यक्त करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। कुछ एक और जगह से एक और विमली मिली जब मैं बलिया में था, तो वो जब झाड़ू लगाने आती थी, बहुत ही सोबर, बहुत ही सीधी सरल,
एक हिस्सा वहाँ से लिया। एक और भट्ठे पे मैं गया दूसरे ज़िले में, तो वहाँ एक बहुत ही बोलने चाली व हंसमुख लड़की, बिंदास लड़की मिली जो ट्रक ड्राइवर के साथ हंसी मजाक करती थी, तो उसका रूप कुछ लिया। तो ये तीनों मिल करके एक बने। तो वो दर्द नहीं आ पाया, बाकी चीज़ें आईं। दर्द आया लेकिन उतना नहीं आया, गुस्सा उतना नहीं आया, ये भी चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि आप चाहते, हाँ क्योंकि जो आपने देखा था हाँ वो तो देखा ही था, लेकिन जब आप रच रहे थे तो आप चाहते तो विमली को न्याय दिलाते हुए भी दिखा सकते थे। इस कहानी को आप ऐसे भी पलट सकते थे कि विमली को न्याय मिल पाता। मेरे ख्याल से जो आपके भीतर की जो टीस है वो संभवतः यही है कि आप विमली को न्याय नहीं दिला पाए। एक्चुअली ऐसा होता है कि न्याय प्रायः मिलता नहीं है, और न्याय अगर हम दिला देते तो कागजी न्याय होता, उससे कोई फर्क न पड़ता। मैं न्याय दिलाने के लिए मैंने कहानी नहीं लिखी, मैंने उस दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी। बहुत पहले ये कहा जा चुका है, साहित्य के सिद्धों ने कहा है, और मेरे ख्याल से वो जो एक स्पेनिश राइटर हैं, नाटककार हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा है कि लेखक का काम न्याय देना या दिलाना, इंतकाम पहुंचाना नहीं है। उसका काम है, जो रचनाएं समाधान देती हैं वो अच्छी कही जा सकती हैं, लेकिन वह रचनाएं ज़्यादा ऊंची कही जाएंगी जो पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती हैं, अपने डिस्क्रिप्शन से उन स्थितियों को सामने रख करके। तो न्याय दिलाने की मंशा मेरी नहीं थी। मैं दिलाता तो मैं दिला देता। और देखिए, लड़ना जरूरी है, लड़ने की इंस्टिंक्ट रहना जरूरी है। जीतना हारना इस बात पर डिपेंड करता है कि जिससे आप लड़ रहे थे वो कितना मजबूत था। ये लड़की विमली जब इसके साथ जाती होती है तो मिट्टी का तेल लेकर जाती है बाहर, चारपाई पर उड़ेल देती है कि मैं इनको आग लगा दूंगी, जीते जी जला दूंगी। अगर वो लड़का, अगर वो उसका ससुर सोता हुआ वहीं मिल जाता उस समय तो मर ही जाता, इंतकाम हो ही जाता, आग लग ही जाती, मिट्टी का तेल उस पर पड़ता और आग पकड़ लेती। लेकिन अब चांस है कि वो ज़्यादा चालाक निकला, वो चला गया मंदिर में, तो ये इंतकाम लेने के चाहने के बावजूद नहीं ली। फिर कम से कम वो भागी, ट्रेन पे चली गई, लेकिन इसने इस तरह अपने गांव के लोगों को बरगला दिया कि वो अपने उसी ड्राइवर के साथ भगी जा रही है, लाओ पकड़ लाओ। वो लोग उसको खींच लाए। तो स्थितियों पे डिपेंड करता है कि किसको न्याय मिल रहा और किसको नहीं मिला। आपके भीतर जो ये आक्रोश है, या फिर समाज को जब आप देखते हैं, या जो विद्रोह की भावना आपके भीतर जागती है, जागृत हुई, वो कौन सा क्षण रहा होगा? या पहली बार ये जो भाव था, ये आवाज़ थी, ये कब आपके भीतर आई? और इस आवाज़ को आपने सुनने से और दूसरों के तक पहुंचाने, यानी सुनने से सुनाए जाने तक का ये जो सफ़र है, ये आपने कब ये तय किया? देखिए, एक उदाहरण तो यही है कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी उसको दंडित करने के लिए पंचायत बैठी। ये मैं 6 साल की उम्र में था। दूसरे जो संतोषी काका हैं, जिन पे मैंने उपन्यास लिखा है, इनकी जगह ज़मीन दूसरे लोग कब्जा कर लिए थे, मुकदमा लड़ रहे थे, और मेरी तरफ कभी कभी इसलिए चले आते थे, मेरे पिताजी के साथ ये भी मुकदमा लड़ने जाते थे कि कहीं रास्ते में मर्डर ना हो जाए। अपनी मौत को, अपने कत्ल को बचाने के लिए वो हमारे यहाँ आते थे, और रात में कभी कभी इतने करुण स्वर में गाते थे कि दुख हरो जानकी नाथ शरण मैं तेरी, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और मेरा दुख हरो, मेरी खेती बाड़ी वापस दिलाओ। इतना करुण स्वर में गाते थे कि मैं अंदर से बेचैन हो जाता था। तो इसी तरह के बहुत सारे दृश्य मुझे बचपन से देखने को मिले कि उन अलग से मैं बता ही नहीं सकता कि कब मेरे मन में आया कि इनकी आवाज़ बनना चाहिए। ये बचपन से ही मेरे मन में आ गया, क्योंकि मैं उन्हीं परिस्थितियों में रहा। मुझे घर से निकाला जाने लगा, मेरे घर में ताला बंद कर दिया गया था कि निकल जाओ। 1-2 रातें हम लोग बाहर रहे थे, वो जो ज़मींदार बता रहे हैं, और कि मेरा खपड़ा नरिया फोड़ दिए थे घर का।
तो वो ज्यादती वहाँ मैंने देखा, इस लड़की के साथ हुई ज्यादती देखा, वो जो आते थे संतोषी काका उनके साथ हुई ज्यादती देखा, और भी गांव में बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती देखा। तो ये सब मिल करके एक कोलाज मेरे मन में उन सबका दर्द भर दिया। अब वो अभी तक भरा है, बहुत कम निकल पाया है। कई बार ज्यादती जो होती है उसमें प्रशासन की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रहती है। आप खुद प्रशासन का हिस्सा रहे, क्या उन ज्यादतियों को कम करने की आपने कुछ कोशिशें की? देखिए अगर वो प्रशासन की ओर से है तो? देखिए, मैं प्रशासन में जो जिस तरह का हिस्सा, जहाँ मैं था, जिस काम में था, वहाँ कुछ ज्यादतियाँ थीं जिनका उल्लेख मैंने अपने इस उपन्यास में किया है, जो आएगा। और क्या होता था, मैं जब बलिया में था, मऊ में था, उधर उन दिनों, अब तो भट्टे का वो काम उस रूप में बंद हो गया है। उस समय ये होता था कि एक बड़े गांव के दबंग आदमी है, भट्टा चला रहे हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होता है उस विभाग में कि किसका भट्टा है, कितनी पूंजी लगी है, टैक्स का जिम्मेदार कौन होगा, सिक्योरिटी बांड वगैरह लिया जाता था कि जो टैक्स लगे तो वसूल हो जाए। तो क्या करते थे, उनका जो मुंशी रहता था, उनका जो मुनीम रहता था, उनका जो हलवाहा रहता था, उसका नाम लिखवा देते थे जांच में आने पर। और नहीं भी रहते थे तो उनका जो एक अपना आदमी रहता था उससे कहते थे कि ये नाम लिखवा देना, ताकि जब टैक्स लगे 3-4 साल में तो उसको पकड़ा जाए। तो हमारे इस उपन्यास में पकड़े गए हैं, एक गजाधर उनका नाम है, ये उपन्यास में वो मुंशी हैं भट्टे के, पकड़ लिए गए, उनके पे टैक्स लग गया है, वो जाके तहसील में बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह की बातें बहुत होती थी उस समय। मैंने कितने लोगों को सही सही नाम पता करके, खोज करके, वो मुनीम को भी नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ जो रहते थे चपरासी और वो पत्रवाहक वगैरह, वो कभी कभी बता देते थे कि साहब ये भट्टा तो फलाने बाबू साहब का है, लेकिन नाम भले ये इनका लिखवा दिए हैं, रंगई बुधई का असली मालिक तो वो है। तो मैं असली मालिक को मालिक बनाता था, उन्हीं पे टैक्स लगाता था, और लोगों को बड़ा एतराज़ रहता था कि ये कैसा अफसर आ गया जो इसको कहा जाता है वो नहीं करता, और जिससे कोई मतलब नहीं है। भाई रंगई बुधई से इससे क्या मतलब है, उससे इसको क्या मिल जाएगा? और तब भी ये रंगई बुधई के नाम निकाल के हमारा असली नाम लिख रहा है। कितने ऐसे लोग थे वहाँ। तो ये मतलब विभाग से मुझे ये जो मिला, इसका उपयोग मैंने थोड़ा बहुत, तो पहले तो ज़्यादा नहीं कर पाया था, अब इधर इस उपन्यास में किया। ठीक है, कुछ कहानियों की तरफ आ रहा हूँ और उनके पात्रों की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो यही कि आपकी 2 कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ, श्री उपमा भोग और श्री उपमा जोग और भरतनाट्यम। हाँ। ऐसा क्यों है कि आपकी कहानियों में ज़्यादातर जो स्त्री पात्र हैं वो दोषी कहीं ना कहीं ठहरा दिए जाते हैं? खासकर इन दोनों उपन्यासों में भी अगर लें तो दोष जो मढ़ जाता है वो स्त्रियों के मत्थे जाके मढ़ दिया जाता है। क्या इसके पीछे जैसे उदाहरण बताइए। मिसाल के तौर पर, मतलब जैसे भरतनाट्यम में ही अगर आप देखेंगे तो उसका चला जाना, पत्नी का भाग जाना दर्जी के साथ और बाद में सारा की स्त्री ही ऐसी थी, या ये बोल दिया जाना, ये ऐसे क्यों है? क्यों पुरुष कटघरे में नहीं है, या फिर इसी एक कहानी में है? हाँ। और में नहीं है, और पुरुष बहुत जगह कटघरे में है, कहीं स्त्री को भी कटघरे में होना चाहिए। ये जो स्त्री है जो भाग गई है, बेरोजगारी से तंग हो गई है, ये नौकरी इसको कुछ नहीं मिल रही है। हाँ। और 2 बेटियां हैं उसके पास, और बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जिससे वो नहीं झेल पाई, बेरोजगारी नहीं झेल पाई। उसकी जेठानी के पास बेटे हैं, इसके पास बेटी है, जेठानी का पति जो है वो कमाता धमाता है, ये बेरोजगार है। तो कई लोगों ने कहा कि क्यों इसको भगा दिया, तब मुझे लग रहा है कि न भगाए होते तो भी काम चल जाता। अब आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन उस समय ये सब बातें आई नहीं। शुरुआती कहानी थी, पहली कहानी थी। जब दोबारा मैंने लिखना शुरू किया 2-3 कहानियों के बाद, फिर कंपटीशन दिया, जब आ गए नौकरी में, तब फिर इस कहानी को लिखा था 75 में या 74 में, तब ये कहानी थी। और भागने के बहुत सारे उदाहरण गांव में हैं,
औरतें भागे ही जाती हैं जब देखेंगे यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है। एक आपको उदाहरण बताएं भागने का, इसमें दोष मत मानिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर भाग गई तो दोषी है, ये आपकी मानसिकता कह रही। मेरी मानसिकता वो दोषी नहीं है, जहाँ उसको अच्छा खाना पीना मिलेगा वहाँ चली जाएगी, तो मेरी नज़र में वो दोषी नहीं है। अब जो सभ्यता आज की है उसमें उसको दोषी करें। मेरे एक परिचित थे, हम लोग प्रतापगढ़ से चल करके सुल्तानपुर जिले में आके बसे हैं। इसका भी कुछ इतिहास मेरे उपन्यास में आ रहा है। तो वहाँ एक रंगाई भी आए थे और उनकी पत्नी भी आई थी। रंगाई के घर में खाने को नहीं था कई दिन तक, तो उनकी पत्नी कहीं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो दूसरे के यहाँ चली गई। दूसरे ससुराल कर लिया उन्होंने। फिर रंगाई यहाँ से अकेले थे तो प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ में एक जगह एक सेठ का घर बन रहा था, तो वहाँ उन्होंने दिहाड़ी कमाई और पैसा फिर हो गया। 1 महीना मेहनत किए वो, तो उनके साथ एक और आदमी दिहाड़ी कमा रहा था। तो उस आदमी ने इनको न्योता दिया, 1 महीने में दोस्ती हो गई, तो न्योता दिया कि चलो हम नई औरत लाए हैं, तो उसकी बैठकी है। बैठकी माने अपने बिरादरी को खिला करके खिलाना पिलाना है। तो कहे चलो 1 महीना हो गया था, तो ये गए। वहाँ देखे तो इनसे कह के गई थी रंगाई से कि अब हम आपके पास नहीं रहेंगे, हमें भरपेट नहीं मिलता आपके साथ। तो कहे भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाओ देख लो। तो अपने मायके गई, उनके मायके से उनके पिताजी ने उनको दूसरे जगह भेज दिया। जब ये रंगाई अपने दोस्त के साथ गए उनके यहाँ, तो पता चला कि उन्हीं की पत्नी इस घर में इनकी पत्नी बन करके आई है, जो इनके साथ मजदूरी करते थे। तो वहाँ भेंट हुई कि कैसे यहाँ आए, तो कहे हम लोग मजदूरी यहाँ करते थे, दोस्त थे। इन्होंने कहा हमारे पास नई पत्नी आई है, चलो उसका दावत खाने के लिए चलो। तो मैं चला आया। तो कहीं अच्छा। तो हम कहे कि लेकिन अब तो हम कमाने लगे, अब तो मेरे पास ये देखिए 12 रुपया है। तो उस औरत का देखिए, वो कह रही है अपने नए पति से कि ए भाई मुझे खाने को नहीं मिलता था, तब हम आपके यहाँ आ गए, अब तो ये भी 12 रुपया कमाए हुए हैं, तो आप कहिए तो मैं वापस चली जाऊं। तो सब लोग रंगाई को मार के भगा दिए कि भाग। तो रंगाई चले आए। तो वो सज्जनता, वो सिधाई देखिए कि वो औरत पेट के लिए उनके यहाँ चली गई और रंगाई उसको मिल गई, उनके पास 12 रुपया है, तो अपने नई जगह वाले पति से कह रही है कि आप कहिए तो मैं वापस चली जाऊं। ये जो क्या कहेंगे इसको, इतनी तरलता, इतनी पवित्रता, इतना सीधापन भी होता था। तो वो जो औरत चली गई भरतनाट्यम में, वो इनसे किसी दुश्मनी से, इनके गुस्से से नहीं गई, वो अपना गई है कि हमको कहीं खाने भर को मिले, हमारे भी बेटा पैदा हो। इनसे तो बिटिया पैदा हो रही हैं, तो हो सकता है इसलिए। और ये भी कह रहा है कि भैया गई तो तुम गई, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे बेटा हो जाएगा तो मुझे खबर करना, मैं खिलौने लेकर आऊँगा उसके लिए। दारू पिए हुए तो भी वो इतना उदात्त ढंग से सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मिल जाओगी तो हम तुम्हें काट डालेंगे। आज का लड़का ऐसे सोचता। वो हमारा जो कैरेक्टर है वो भी बहुत उदात्त चरित्र का है। दोनों बहुत सीधे हैं बेचारे, बस परिस्थिति के मारे हुए। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पर। मैं इसी से 2-3 वाक्य पढ़ूंगा। मैं जो वो दोष बोल रहा हूँ या खुद बचकर निकल जाना बड़े आराम से, और ये सारे जो तर्क दे रहे हैं आप, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पुरुषवादी मानसिकता ज़रूर नज़र आती है। और वो समाज में आप ऐसे रहते हैं कि हम ना चाहते हुए वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे लगातार 3-3 बच्चियों को जन्म देने के बाद भी पत्नी की शारीरिक भूख भले ही कम ना हुई हो, पर मेरी भूख ज़रूर कम हो गई है। फिर इसके बाद एक जगह वो नसबंदी वाला जिक्र आता है और आप बोलते हैं, उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि दोनों में बहुत फ़र्क है। नसबंदी के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही होगा, सिर्फ बच्चे नहीं होंगे, है ना। और अंत में फिर आप उसको भेज ही देते हैं कि भैया वो चली ही गई है, और वो अंत में शराब पीकर खेत में भरतनाट्यम कर रहा होता है। भरतनाट्यम यहाँ पर व्यंग्य की तरह आया है, जितना मैं समझ पाया हूँ। नृत्य की तरह नहीं है, व्यंग्य की तरह आया है, व्यंग्य की तरह। तो मैं इन सब चीज़ों में बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्या ये पुरुष कोई लिख रहा है, इस वजह से ये सब है। कई जगह आता है कि वो डाइन और चुड़ैल जो कहानियों में आप सुना करते थे, भाभी उसका साक्षात प्रतिमूर्ति नज़र आती हैं। अगर ये वाक्य जस का तस मैं बोल रहा हूँ तो एक जगह ये भी जिक्र आता है, इसी में या श्री उपमा जोग में, मैं अभी वो नहीं है, लेकिन ये वाक्य आता है
तो ये सारी उपमाएं हाँ, इसी में आता है ये सारी उपमाएं इस तरीके का कि पत्नी को ही उस चीज़ की ज़रूरत है, हमको नहीं थी, नसबंदी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको फ़र्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह। मैं इन सब के ज़रिए इस बात को उठाना चाह रहा हूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप, और बहुत खोज करके निकाले हैं। और इस पर इसके बचाव में, इस आरोप के बचाव में मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है। और करूँगा तो ये मेरी मतलब जो कोशिश होगी ये अच्छी नहीं होगी। और ये जो 3-4 सेंटेंस आपने कह दिए, इससे मैं भी मान रहा हूँ कि मानना ही पड़ेगा कि मेरे अंदर कोई पुरुषवादी मानसिकता बैठी हुई है। बैठी तो होती ही है, बैठी तो है ही है, सब में होती है। लेकिन वो हाँ। कहानी में ना आए तो अच्छा है। लेकिन देखिए बड़े बड़े लोगों में आ गई, तुलसीदास में आ गई। 500 साल बाद हम लोग तुलसीदास को क्यों रगेद रहे हैं? उन्होंने 2-3 चौपाई ऐसी लिख दिया है। तो अब इस कहानी को लिखने के 40 साल बाद अब आपने रगेदना शुरू किया है। अभी हो सकता है कुछ महिलाएं पढ़ें और 40 साल गुजर जाए तो बाकी कहानियों में भी ये निकले। तो मुझे लगता है कि आपका जो कथन है बिल्कुल सही है और ये स्वाभाविक है। मुझे इन सब से बचना चाहिए था, लेकिन हो सकता है तब उतना मैं चालाक ना रहा हूँ। अब हो सकता है जो कहानियाँ लिख रहा हूँ उनमें इनसे मैं मतलब गैर जानकारी में ही, इसको सब कॉन्शस में ही बचूं। अच्छा, जब नायक की पत्नी का उसके भाई के साथ आप संबंध दिखा रहे थे तो क्या नैतिक अनैतिक जैसी बात भी, इनका द्वंद्व भी आपके भीतर चल रहा था? देखिए ये गदह 25 की उम्र में लिखा गया था और ऐसा बहुत गांव में देखा गया है। हाँ। हर गांव में ऐसे संबंध हैं। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि जो बड़े बाद में सभ्य समाज इसको पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ेंगे, प्रोफेसर पढ़ेंगे, विद्वान पढ़ेंगे और इस पे प्रश्न खड़ा करेंगे। तो मैंने तो उसी झोंक में लिख दिया, जो देखा वो लिख दिया। चलिए इसको मैं ऐसे पूछता हूँ, क्या इसमें आत्मकथात्मक चीज़ें भी हैं? कुछ आत्मकथात्मक हैं, जैसे लड़कियों का पैदा हो जाने की वजह से लोगों का नज़रिया बदल जाना, औरत का वो कम हो जाना, वक़्त कम हो जाना, ऐसा मैंने देखा। तो श्री उपमा जोग में मैंने देखा, उसका पूर्वार्ध तो मेरा ही है कि मेरी पत्नी आई, उन्होंने घर का सारा काम अपने जिम्मे ले लिया, उन्होंने कंपटीशन की किताबें खरीदने के लिए अपने गहने बेचवा दिए कि ले जाओ बेच करके करो, और सिलेक्शन हो गया मेरा। मैंने सोचा कि जब मैं अगर इस तरह बदल जाऊं, मैं मऊ में पोस्टेड था तो ऐसे लोग मिले, ऐसे अधिकारी मिले, पीसीएस अफसर मिले, डिप्टी कलेक्टर मिले, जिन्होंने पहली पत्नी को छोड़ दिया था, और एक आध छोड़ने वाले थे जो मेरी कहानी पढ़कर 2-1 साल रुक गए, लेकिन बाद में वो शादी दूसरी कर लिए। तो इसका पूर्वार्ध तो मेरा ही है कि मैं अगर अपनी पत्नी के साथ यही व्यवहार करता और मेरे 3-4 बच्चे हो चुके थे तो क्या होता। अब भी कुछ लोग करते हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी तो नरक होती ही है ना। तो बाद का कल्पना है कि बहुत लोग जो करते हैं उसको मैंने उसमें जोड़ा, और शुरुआत का मेरा अपना है। और इन्हीं 2 कहानियों में ही नहीं, कई कहानियों में नजर आता है। कई कहानियों में मैंने अपने जीवन से, अपने अड़ोस पड़ोस से चीज़ें उठाई हैं, फिर उनमें कुछ कल्पना मिलाई है। जैसे सोने में सुहागा मिलाने से ही वो गहना बनता है। केवल सोना रहेगा तो इतना वो नरम रहता है कि कोई शेप नहीं ले सकता। तो वो सुहागा मिलाने का काम मैंने इधर उधर से किया, और चीज़ों को लेने का, कथानक लेने का काम अपने से भी और अपने आसपास से भी। उस कहानी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्या उसका अंत 2 बार लिखा गया था? किस कहानी? भरतनाट्यम का? नहीं, 2 बार। आपने एक जगह लिखा है इस चीज़ को। हाँ, अरे वाह आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले उसका अंत मैं दिखाना चाहता था कि वो रास्ते में जा करके राहजनी करने लगता है, चाकू ले करके खड़ा है कि अब मैं यही करूंगा, डकैती ही करूंगा और छीनूंगा, लूटूंगा, अपना घर भरूंगा। तो उस उम्र में मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि ये कैसे आप लिखा सकते हैं, ये तो दिखा ही नहीं सकते हैं, ये तो कहानी ही नहीं रह जाएगी, ये तो आप जराइम पेशा को वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, बढ़ावा देंगे या ग्लैमराइज करेंगे। तो मैं रुक गया। लेकिन मेरे अंदर तब ये अंत आया
दारू पी करके नाचने वाला। लेकिन मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट थी। अभी मेरे उपन्यास में वो इसी तरह जराइम गलत काम करके अपना बदला ले रहा है, जो मेरा उपन्यास अभी आएगा। ठीक, 2 कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ, अकाल दंड और तिरिया चरित्र। जी दोनों कहानियां 2 बार लिखी गई। जी जी। एक बार छोटी से बड़ी की गई और बड़ी से छोटी की गई। हाँ। ऐसा क्यों किया गया? जो मैंने अभी बताया कि उपन्यास मैंने लिखा था जब मैं बीए में पढ़ रहा था, और उसका नाम था माटी की महक। माटी की महक। हाँ, उसका नाम था माटी की महक। तो उसमें इसी भट्ठे का और भट्ठे से एक लड़की का चले जाना ड्राइवर के साथ कथानक में आया था। फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह ने मुझसे एक कहानी मांगी। उन्होंने पत्रिका शुरू कर रहे थे, तो मेरे पास तुरंत कोई कहानी नहीं थी, तो वही भट्ठे वाला हिस्सा, उस लड़की का ट्रक पे भाग जाना, मैंने 2 पेज में उनको लिख करके दे दिया। अकाल दंड नहीं, खरीद फरोख्त, जो बाद में तिरिया चरित्र बना। बना। तो खरीद फरोख्त उनको दे दिया। फिर उससे मेरा मन नहीं भरा, और मैं उस समय तक तो ये भट्ठे की जिंदगी से भी मैं परिचित हो गया था। अब वो उपन्यास तो लिखा था जब बीए में पढ़ता था, तो और भी चीजें जब जान गया, तो उसी कहानी को बढ़ा करके मैंने तिरिया चरित्र किया। मतलब इसका एक बात इसमें से ये निकलती है कि आप बाजार की डिमांड के हिसाब से कहानियां छोटी बड़ी करते हैं। नहीं, डिमांड के हिसाब से नहीं, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। बाजार की डिमांड इसमें कहीं नहीं आती, कभी बाजार की डिमांड से। तो बिस्मिल्लाह साहब ने कहा तो आपने कहानी उसमें से निकाल के दे दी। तो बाजार ना कहिए, वो मित्र का अनुरोध कहिए, बाजार नहीं। बाजार तो तब होगा जब कोई उसमें आर्थिक मुद्दा इन्वॉल्व। और अकाल दंड पहले छोटी थी, आपने उसको बड़ा किया। अकाल दंड पहले छोटी थी। ये 1977 में बलराम ने कहा था एक कहानी दो। मेरी और बलराम की मुलाकात कानपुर में हुई थी, जब मैं सेल्स टैक्स की नौकरी में सन 77 में कानपुर में ज्वाइन किया था। तो वो उसको दे दिया। उसने उसमें छापा, भूमिका नाम की एक पत्रिका उन्होंने शुरू की। फिर एक काफिला था, उसमें छापा, काफिला कहानी संग्रह था। तो मुझसे संतोष नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी कहानी, इसमें ये और भी चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे अकाल पड़ने पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं और सब होती हैं, थोड़ा बड़ा किया जाए। तो बाद में उसको बड़ा किया और वो हंस में 91 में छपी। तो ये दोनों कहानियाँ छोटी से बड़ी की गई। अब संतुष्ट हैं इन कहानियों के आकार और सब चीज़ों से? अब वो बातें ही नहीं आती। अब तो कारवां आगे बढ़ गया। उस समय उस समय आपके मतलब लेखकीय जीवन की इतनी बड़ी कहानी है, लेकिन वो सारे स्टेशन छूटते जाते हैं। ट्रेन तो आगे चली जा रही है ना। कसाई बाड़ा की तरफ आ रहा हूँ। इमरजेंसी के दौर में लिखी गई कहानी। आपको लगता है क्या हमारे जितने गांव अभी भी हैं कसाई बाड़ा ही है, या उनमें कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, कुछ बेहतरी भी हुई है और कुछ कसाई बाड़ा ज़्यादा बुरे हुए हैं। मतलब जो उस समय का कसाई बाड़ा जो था, उससे ज़्यादा कसाई बाड़ापन गांव में अब आ गया है। कैसे? अब निर्दयता, धोखा, झूठ, ठगी जैसी बुराइयां अब ज़्यादा आ गई हैं गांव में। विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा घट गई है। तो हम ये कहेंगे कि कसाई बाड़ा के रूप में गांव ख़त्म नहीं हुए, बुराइयां ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। कुछ बेहतरी भी हो रही है, लेकिन बुराई ज़्यादा हो रही है। बुराई किस उसमें कह रहे हैं आप? कोई मतलब उदाहरण? परस्पर अविश्वास, परस्पर धोखा, एक दूसरे का यकीन न कर पाना, जबान पर टिके न रहना, ये सब चीज़ें पहले थीं, अब ये नहीं है इस रूप में। अच्छा, ये बताएं शिवमूर्ति जी कि आपकी पृष्ठभूमि पूरी ग्रामीण रही है, पात्र आपके वहीं से आते हैं, सब वहीं से होता है। पात्रों में कंट्रास्ट दिखाने के लिए किन बातों का ध्यान एक लेखक को रखना पड़ता है? ख़ास तौर पे आपको कैसे ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, पहले की तरह अब ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट नहीं रखे जा सकते। हर आदमी में या हर स्त्री में कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं, कुछ खराबियाँ भी रहती हैं। पहले के पात्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते थे, रावण विद्वान होने के बाद भी बहुत दुष्ट दिखा दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है।
अब ब्लैक एंड वाइट की स्थिति नहीं है। तो मैं कंट्रास्ट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स में नहीं आते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी को इस तरह दिखाने के लिए अलग से कोई मेहनत करनी पड़े। जो जीवन में मुझे दिखाई देते हैं उन्हीं गुणों या अवगुणों के साथ रहने से ही उतने को ही दिखा करके हमारा काम चल जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से या वो पूरे गांव से बाहर निकलकर भी कथा कहनी चाहिए, जहाँ पर नगरीय जीवन हो, जहाँ पर आपके पात्र जो हैं वो पढ़े लिखे हों? पढ़े लिखे से मेरा आशय वैसा पढ़ा लिखा होना नहीं है, वो पढ़ा लिखा साक्षर दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र के ना हो, उससे बाहर के हों, वो उस चौहद्दी से बाहर निकल जाएं। हाँ, आपका आशय ये है कि मैं शहर में भी 25, 30, 35 साल रह चुका। हाँ। तो क्या मुझे यहाँ कहानियों का अभाव है जो इस तरह की चीज़ें मेरे यहाँ नहीं आई? जी। लंबा जीवन जब जिया, जितनी देर गांव में रहा उससे ज़्यादा बाहर रहा, तो क्यों नहीं आ रही हैं? उसका उत्तर ये है कि जो गांव की समस्याएं मैंने देखी और जो अभी देख रहा हूँ उनको अपने पाठकों तक ले जाना, उनके दुख दर्द को ले जाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है बनिस्बत शहर के पात्रों से। शहर के पात्रों को दिखाने में बहुत ज़्यादा इस बात में खर्च हो जाएगा कि वो क्लब जा रहे हैं, वो मॉल जा रहे हैं, या इस तरह सिनेमा जा रहे हैं। तो इन सब दिखाने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। एक लेखक के पास अगर सीमित समय है तो क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, क्या बिना कहे रहा जा सकता है और क्या बिना कहे नहीं रहा जा सकता है, इसका भी इसको भी वो अपने विवेक से तय करेगा। नहीं, शहर में केवल क्लब मॉल तो है नहीं, और भी चीजें हैं। जीवन मेरी तो जो जिंदगी है शहर की, वो किसी डाउन ट्रोडन से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी के तौर पर मैं शहर में रह रहा हूँ। एक राजधानी के शहर के सबसे पास इलाके में मेरा घर है, मेरे आसपास सारे सुविधाजीवी लोग हैं, मैं खुद भी वही सुविधाजीवी हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से अपने जो यहाँ की ज़िंदगी है खाए या खाए, उसको मैं इस लायक नहीं समझता कि उसमें समय वेस्ट करूं। उससे बेहतर है कि हम जहां से आए हैं, जो हमारी जड़ है, जहां के प्रति मैं अपने को ज़्यादा उत्तरदायी महसूस करता हूं, उनके जीवन की चीज़ें ला करके अपने पाठकों को उससे अवगत कराऊं। हो सकता है हमारे पाठकों में से कुछ ऐसे निकलें जो उन लोगों के जीवन में थोड़ी खुशी, थोड़ा उजाला भरने के लायक हो। कहीं इसके पीछे एक वजह ये तो नहीं है कि चूंकि आपकी पहचान अब वो बन चुकी है पहली कहानी से लेकर अभी तक, इस वजह से आप उस खांचे से बाहर ना आना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं समर्थ होता, मैं शहरी ज़िंदगी लिखने में खुद को असमर्थ महसूस करता हूँ, उतना मेरा तादाद में नहीं है। तो अगर मैं समर्थ होता तो मैं भी सोचता कि वहाँ का लिख लिया, अब चलो यहाँ का भी लिखें, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एबिलिटी भी नहीं है और मेरी रुझान भी नहीं। तो क्या एक लेखक के रूप में और एक नागरिक के रूप में चिंताएं अलग अलग होती हैं? जाहिर है, जो जहाँ रहेगा, जिस समाज में रहेगा, उसके लोग जिस समाज में रहेंगे, उसी की चिंता उसको व्यापेगी। शहर में रहते हुए, शहर का सब कुछ देखते हुए भी मेरी चिंता शहर नहीं है। आज भी मैं अपने गांव महीने 2 महीने में जाता हूं। हमारी श्रीमती जी तो हर महीने ही जाती हैं। हमारे किस खेत में कौन सा धान लगाया गया वो मुझे याद है, कितनी किलो खाद डाली गई वो मुझे याद है, किस तारीख को लगाया गया वो मुझे याद है, कब इसकी कटाई होगी, किस खेत में कितना पैदा हुआ, मेरी गाय कितना दूध दे रही, मेरी भैंस कितना दूध दे रही, उसको क्या रोग है, उसको थनैल कब हो गया, कौन सी दवा होगी। यहीं रहते रहते, यानी मैं शहर में हूँ लेकिन मैं पूरी तरह आज भी गांव में हूँ, मेरी पत्नी भी गांव में, 2 ही लोग हैं। तो मैं और कहाँ की कहानी लिखूँगा? मुझे जो प्रभावित करेगा, मेरी दुनिया में जो कुछ रहेगा, मेरे मानस में जो कुछ रहेगा, उसी को तो मैं लिखूँगा। गांव ही मेरी लीला भूमि है। चलिए, तो इसलिए मैं उसी पर लिखता हूँ, उतना ही
उतना ही नहीं लिख पाऊंगा, इतना ज़्यादा है कि वही नहीं लिख पाऊंगा, तो बाकी सार के बारे में क्या सोचना। तर्पण की लवंगी का जो चरित्र है वो कहाँ से आया? ऐसे ही गांव में ऐसे चरित्र भी होते हैं जो जहाँ उनको उसका आदमी उतना ज़्यादा समझदार नहीं है, उतना ज़्यादा कमाता नहीं है, उसको अपने घर का खर्चा हटाना है और ऐसे लोगों के साथ संबंध बना के रखना है जहाँ से उसको थोड़ी मदद मिलती हो। देखने में सुंदर है, ज़बान से भी वो मीठी है, तो लोगों की वो करके लोगों की प्रशंसा करके वो जो उसमें हैं, जो उसकी वो लड़के की माँ हैं जी, है ना, उनकी प्रशंसा करके अपना काम चलाती हैं। ऐसी औरतें इस बहुत पर सारी जितनी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए थी, आपको लगता है उस हिसाब से उस तबके से प्रतिक्रियाएं आपको मिली? किस तबके से? तर्पण में हाँ, दलित तबके से कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिली? मुझे लगता है एक आध दो कोई मिली हों, कोई नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दलित तबके का कोई आदमी इसको पढ़ा भी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि हाँ ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी दलित ने मुझे कोई प्रतिक्रिया दी। ये मुझे तो ये भी नहीं पता चला किसी ने पढ़ा भी उसको कि नहीं पढ़ा। ठीक है। इसी में एक जगह आप लिखते हैं कि अधिकांश हिंदी का लेखन मौलिक लेखन है ही नहीं। और आगे बताइए क्या लिखा है तो मैं जानूं कि क्यों कहा है। आपने उसको आगे लिखा है, जी हाँ, शहरों में पैदा हुए लेखकों को हाँ, अपवाद समझ मान लिया गया, जाए समझ तो गया। हिंदी के हर लेखक की मातृभाषा हाँ, वास्तव समझ में गया, उसकी समझ मातृवाली गया, है। समझ गया। हम पहले अपनी मातृबोली में सोचते हैं, फिर उसको खड़ी बोली में कहानी लिखते हैं। कुछ शब्द, कुछ वाक्य मैं अपनी मातृबोली में अपनी रचनाओं में देता हूँ खाली फ्लेवर के लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो बहुत बड़े तबके को समझ में नहीं आएगा। इसी बात को मैंने कहा है कि हिंदी का लेखक कहीं उसकी मातृबोली ब्रज है, कहीं भोजपुरी है, कहीं अवधी है, कहीं बुंदेलखंडी है। और अगर गांव में पैदा, शहर की बात नहीं कह रहे हैं, शहर में तो खड़ी बोली बोलने लगते हैं, लेकिन अगर वो गांव में पैदा हुआ है तो अपनी बोली में पहले बोलता है, इसलिए अपनी बोली में पहले सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है खड़ी बोली में, और जब और आगे बढ़ता है तो उसी अपनी कहानी को ट्रांसलेट करवाता है अंग्रेजी में, फ्रेंच में, स्पेनिश में। ये तो भाषा का मसला हुआ। हाँ। आप तो कह दे रहे हैं कि अधिकांश हिंदी का लेखन मौलिक लेखन ही नहीं है। मौलिक लेखन मैं बोली और भाषा के ट्रांसफर की बात पर कह रहा हूँ। ठीक है। उस तरह नहीं कह रहा हूँ कि ये मौलिक नहीं है, कि ये घटनाएं कहीं और से ली गई हैं, कहीं से चुराई गई हैं या कहीं से आयातित हैं। इसी रूप में कि पहले वो हम अपनी बोली में सोचते हैं और उसको फिर खड़ी बोली में। क्योंकि इससे ऊपर बिल्कुल आप नोबेल पुरस्कारों की बात कर रहे थे, करते करते अचानक से आप हिंदी का अधिकांश लेखन मौलिक लेखन नहीं है, तो मुझे लगा पूछना चाहिए भाई, इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों आया। एक और चीज़ है, आप लिखते हैं कि आरोप है कि हिंदी का लेखक मेहनत नहीं करता, शोध नहीं करता, अध्ययन नहीं करता, भ्रमण नहीं करता, कोल्हू के बैल की तरह आंख पर ढकनी लगाकर एक ही जगह घूमता रहता है। बिल्कुल सही आरोप है। आप यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल सही आरोप है। अब तो शोध परक उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ शोध करके लिखी जा रही हैं। अगर वो कोल्हू की बैल की तरह एक ही जगह पर रहता है तो ये तो बात ये भी कही जा सकती है कि शिवमूर्ति भी गांव तक ही सीमित रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं निकल पा रहा हूँ, सही बात है। और वैसे भी ज़्यादातर हिंदी का लेखक मेहनत नहीं करता। शोध कौन करते हैं? संजीव जी शोध करते हैं, इतना शोध करके तो और कोई नहीं लिखता। और ये लिखा गया है 2000 में, तब से तो 23 साल हो गए। 2014 में छपा है ये तो किताब के रूप में 14 है। मैं और मेरा समय, हाँ, उससे लिया, वो ठीक 2000 है, हाँ। का है। वही है, ये किताब के रूप में बाद में आया है। हाँ। है तो वही। क्या था उसका शीर्षक क्या था? उसका कोई और शीर्षक जो कथा देश में छपा था, उसका शीर्षक था कुछ था। तो वो तब की चीज़ें हैं, बहुत 25 साल हो गए, 3 दशक हो गए। अब ऐसा नहीं मानते आप? अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा होगा। ठीक है। हाँ, बहुत मुझ आशातीत नहीं हो रहा है। हाँ। उसका एक कारण है कि हमारे जो पुरखा लोग हैं वो उसके खिलाफ बोल देते हैं, तो नया नया लेखक चिहुक आता है। नामवर सिंह ने कह दिया कि संजीव का लेखन कोई लेखन है, वो तो शोध करते हैं, वो मौलिक लेखन थोड़े है, या इस तरह की बात कहा है नामवर जी ने संजीव जी के लेखन को वो करने के लिए
सप्रेस करने के लिए, कि उसको उसकी बड़ाई न हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन दूसरा भी अगर सोच रहा होगा कि हम रिसर्च करके लिखें, जानकारी करके लिखें, तो वो भी दब जाएगा। ये उसी समय की प्रतिक्रिया है, और उसी समय नामवर जी ने कहा था ना, संजीव जी इतना शोध करके लिखते हैं, वो सब चीज़ें दूसरा कौन दे पाया है। लेकिन उसका स्वागत करना चाहिए था जो उस समय के सिरमौर थे, उसका स्वागत नहीं किया गया। रेणु ने इतना अच्छा उपन्यास लिखा, मैला आंचल, और क्या कह दिया उन्होंने, रामविलास शर्मा ने, कि इसमें तो भाषा की गलती है, ये कोई उपन्यास है। तो जो वरिष्ठता क्रम में ऊपर हैं, जो आशीर्वादी लाल की स्थिति में हैं, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उसका असर नीचे पड़ता है। ये भी मैं कहना चाहूँगा। आलोचकों से तो आप भी खासे नाराज रहते हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं रहता, मैं सोचता हूँ कि वो ग्रो करें। हाँ, जो आलोचक का है, अंदर घुसे, चीज़ों को जाने, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि उसी प्लेटफार्म पे उतर कर अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या आलोचना करेंगे। और राज्य सत्ता या इंस्टीट्यूशन, सरकार की जब मैं बात कर रहा हूँ, और लेखक के द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लेखक सत्ता का प्रतिपक्ष है हमेशा। अगर वो सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार हो गया तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एक कहावत है, मृदंगम मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनिम। मृदंग देखे होंगे आप, तो एक तरफ तो ऐसे ही रहती है, एक तरफ उसके आटा लगा दिया जाता है। तो जब आटा नहीं लगा रहता, बजाने पे कर्कश धुन निकलती है। आटा लग जाता है तो दुम 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 करने लगता है। तो लेखक के मुंह में अगर सत्ता का आटा लग गया तो फिर वो उस तरह नहीं बोलेगा जैसे बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए। इसलिए लेखक हमेशा सत्ता का प्रतिपक्ष है, और सत्ता का प्रतिपक्ष रहना चाहिए। इसी समय मैं एक चीज़ और कहूँगा। एक किस्सा आप सुनाते थे। देखिए, एक किस्सा पहले मैं सुना दे रहा हूँ। भागवत पुराण में, भागवत महाभारत की में का एक हिस्से में लिखा हुआ है, उसका मैं संस्कृत तो नहीं पता है, मैं उसका हिंदी रूपांतरण करके बता रहा हूँ कि क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, क्या नदियों का जल सूख गया है, क्या गुफाओं के दरवाजे अवरुद्ध हो गए हैं। यानी कि पेट के लिए फल अभी भी लगते हैं, पीने के लिए अभी भी नदी में पानी पर्याप्त है, सोने के लिए पहाड़ों की गुफाएं अभी भी मौजूद हैं। तब फिर ये विद्वान मनीषी लोग धनिकों का मुंह क्यों देखते हैं? धनिकों को यहाँ मान लीजिए कि सत्ता का मुख क्यों देते हैं? जहाँ से बजट आता है, जहाँ से और सब होता है, जहाँ से पुरस्कार मिलते हैं, उनका मुंह क्यों देखते हैं? ये जो विद्वान लोग हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और मुंह जो होते हैं सत्ता का, या मुंह जो होते हैं धनिकों का, क्यों ऐसा है? ये हमारे उन ग्रंथों में कहा गया है, जिनको बहुत सारे लोग उनमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आलोचना करते हैं। तो ये लेखक के लिए कहा गया है कि भाई आप सत्ता का मुंह मत देखिए, सत्ता से उम्मीद मत करिए, पुरस्कार की उम्मीद मत करिए। तो अपने मुंह में सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं, सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं, उनका तो नाम ही मत लीजिए, उम्मीद भी मत करिए। अपने मुंह में अगर आप आटा पतवा लिए सत्ता का, तो बस दुम 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 करेंगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, बोल नहीं पाएंगे। एक और किस्सा आप सुनाते हैं जी, मैं चाहता हूँ वो भी एक बार जरूर। और वो किस्सा तो बहुत है, जिसमें वो तो गावत है, हम वो है ना एक। हाँ, अच्छा, वो ऐसा था, किस सिलसिले में मैंने उसको सुनाया था, तदभव के 25वें जब ये हुआ था। और पूरा उसका वो नहीं याद आ रहा है। उसका आशय ये है कि हर आदमी से आप हर चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके अंदर रस नहीं है, रस ग्रहण क्षमता नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैं टोक रहा हूँ, राजा कहता है कि आज गाना सुनने का मन है, किसी को लेकर आओ, तो एक शायद उसको सफाई कर्मी मिलता है। हाँ, मिलता है। वो इस तरह है कि एक राजा थे,
वे रोज सवेरे चाहते थे कि कोई उनको गाना सुनाए, खुशामदी थे। तो जो उनके बजाने वाले गाने वाले वो जो होते हैं ना, ये पहले राजाओं को जगाया जाता था वाद्य यंत्र, हाँ वो निस दिन नौबत बजती रहती संझा और सकारे जैसे होता है। तो सवेरे सवेरे सुनते थे। तो एक दिन वो जो जा रहा था, वो झाड़ू लगा रही थी वो, और राजा उधर से निकले। तो उसने कहा, ए गाना गाओ जो भी हो। तो कहे, हुजूर हम क्या गाएंगे, हमारा काम झाड़ू लगाना है, हम वो कर रहे हैं, हम गाना कोई कवि थोड़े हैं। तो कहा नहीं गाओ। तो उसको नाराज हो, वो वही गाने लगा। सत्ता का डर उसको नहीं था, निर्द्वंद आदमी था, तो उसने वही गाया जो हकीकत है। वो उनकी गोद में नहीं बैठा था, सत्ता की गोद में बैठने की उसको आदत नहीं लगी थी, ऐसे समझ लीजिए। तो उसने गाया कि मार मार ससुरा गवावत है। ये मार मार के गाने के लिए कह रहा है, जैसे सत्ता कहे कि मेरा गुणगान करो। तो उसने कहा कि मार मार ससुरा गवावत है। देखा, मार मार ससुरा गवावत है। तो उसकी औरत ने कहा कि राजा है, राजा को कह रहा है, तो ये तो अभी खतरा हो जाएगा। तो उसने कहा कि अरे काहे के तय गरियावत है, तय काहे के मुड़वा फुरावत है। मैंने अपना सिर क्यों फुड़वाना चाहता है, राजा को गाली क्यों दे रहा है। तो उसने कहा कि ओ ससुरा कुछ समझत नहीं, ई ससुरी समझावत है। देखा, मार मार ससुरा गवावत है। वो तो समझ नहीं पा रहा है कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। सत्ता को कहाँ इतना मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, उसकी इतनी बुद्धि में कहाँ बैठता है। लेकिन जो उसके आसपास वाले लोग हैं वही उसको चढ़ा देते हैं कि ये प्रशंसा कर रहा है कि निंदा कर रहा है। तो जो आसपास के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे को बुरा कर सकते हैं, बुरे को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो चाटुकारिता उन चारों तरफ से उनको घेरे हुए है। तो इसलिए कभी सही आदमी सजा पा जाते हैं और कभी गलत आदमी पुरस्कार पा जाते हैं। सजा तो भी पाने वाले काफी होते हैं और पुरस्कार तो रोज ही पा रहे हैं अपात्र लोग। हर नुक्कड़ पे पुरस्कार मिला, हर नुक्कड़ पे पुरस्कार। राजनीति, बेरोजगारी समस्याएं, किसान आदि आदि गांव की समस्याएं, ये सब तो आपकी कहानियों में खूब आता ही आता है जी। प्रेम की कहानियां आपने न के बराबर लिखी, ऐसा क्यों है? प्रेम की कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। प्रेम करना आसान है, वो तो राह चलते भी हो जाता है, लेकिन कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मेरी कलम में इतना ताकत आई है कि मैं प्रेम की कहानी का कोशिश कई बार किया। प्रेम तो आपको बहुत हुए? हाँ, प्रेम बहुत हुए। मेरे महिला मित्र बहुत सी हैं, हर उम्र की हैं, 80 साल की भी हैं और कम उम्र की भी हैं। मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, महिला मित्रों की नहीं। वो प्रेम ही है, एक तरह से दोस्ती भी तो प्रेम ही है। हाँ। तो हर प्रकार का प्रेम है, हर प्रकार का प्रेम है। शरीर भी वहाँ निहित है, अशरीरी भी है, और विचारधारा का भी है, लेकिन प्रेम कहानी मैं नहीं लिख पाया। एक मेरी प्रेम कहानी वापस कर दिया था कमलेश्वर ने, सबसे पहले लिखा था, 70 में वापस आ गई थी वो। उसका शीर्षक था मारलू करेजवा में बान। वाह। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी पहली कहानी है, अपने क्षेत्र के 2 लोग, मैं इंटर में था, हाँ इंटर की बात है, तो अपने क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित लेखकों से प्रमाण भेजिए कि ये आपकी लिखी हुई मौलिक कहानी है। हाँ। तो हमारे यहाँ सुल्तानपुर में राम नरेश त्रिपाठी के बेटे आनंद रहते थे, वहाँ उनका घर है, और उन्हीं के सामने मेरा एक मित्र रहता था, हम लोग क्लास फेल थे, अभी उसकी डेथ हो गई। तो उनसे हम कहे चलो इसको लिखवा दो भाई, लिखवा दो। उनके यहाँ गए तो वह अंदर घुसने ही नहीं, हम लोग लड़के थे तो गेट पर गए, पहुँचे ही तभी उन्होंने अंदर से डांट के भगाया, कौन हो, भागो। तो हम लोग भाग गए, हम तो प्रशंसा लिखवाने गए थे, मतलब सिफारिशी लेटर, तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं नहीं भेज पाया। तो वो कहानी ज्यों की त्यों रह गई। वो कहानी पता नहीं कहाँ है भी नहीं। उसी का अक्स मेरे इस नए उपन्यास में आ रहा है, क्योंकि वो तो अंदर बैठी थी। तो उसी का अक्स एक प्रेम कथा मेरे आने वाले उपन्यास में है। कभी आएगा, आप पढ़िएगा तो बताइएगा कि कैसी लगी। प्रेम कथा लिखना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया, या ये भी हो सकता है, हाँ यही कारण है कि उस तरह का
जो भी कारण हो लिख नहीं पाया। ठीक, आपकी कहानियों पर फिल्में बनी जी एक फिल्म का ज़रूर जिक्र करूंगा जो बासु चटर्जी ने बनाई थी। जी। एक कहानीकार की फिल्म जब पर्दे पर उतरती है या फिर वो स्क्रीन प्ले में रूपांतरित होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, उस फिल्म से आप खुश थे या उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप खुश हो पाते हैं? नहीं, मैं खुश नहीं था और बासु जी को भी बता दिया था। वहाँ पर वो ओमपुरी भी थे और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हमने कहा कि देखिए एक दो बातें बताते हैं संक्षेप में कि क्यों अच्छा नहीं लगा। उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए वो, उनको जानकारी नहीं थी। वो जो सनिचरी है, जो 50-55 साल की औरत है, दलित औरत गांव की है, उसको उन्होंने उल्टे पल्ले में दिखा दिया और तगड़ी दिखा दिया। शहर की औरतें होती हैं, गांव की औरतें 50-55 साल होते होते कृशकाय हो जाती हैं, उनके शरीर में मोटापा नहीं रह जाता काम करने वाली औरतों में। दूसरे गड़बड़ ये कर दिया कि हमारे यहाँ, जहाँ मैं था इलाहाबाद में, वहीं शूटिंग के लिए वो आए थे। वहाँ एक बकरी थी, उनको बकरी की ज़रूरत थी, उसको बकरी को दे दिया। उनको एक शूटिंग वो नहीं ले पाए थे तो उसकी उन्होंने शूटिंग किया बम्बई जा कर के। तो हमने उनसे कहा कि भाई वहाँ आप दिए थे तो बकरी इस साइज़ की थी, 1.5 फीट ऊंची थी और यहाँ 1 फीट ऊंची हो गई। कहा अरे यार इसको कौन देखता है। तो हमने कहा इसको नहीं देखता, लेकिन आप उसको पीछे से देखिए तो पता चलेगा कि जो आपने नैनी में शूटिंग किया है वो तो बकरी है और जो बम्बई में किया वो बकरा, क्या ये भी हो सकता है। तो वो चुप हो गए। इसी तरह कई विसंगतियां थीं उसमें, इसलिए तो इतना भी नहीं कैजुअल होना चाहिए। अच्छा, समय के साथ क्या आपकी नायिकाएं बोल्ड होती चली गई, आपको ऐसा लगता है? या फिर जो दृष्टि स्त्रियों को देखने की निजी जीवन में आपकी है वही? दोनों बातें हैं। समय के साथ मेरी जीवन दृष्टि भी बदली और मेरी नायिकाओं की बदली। मैं नायिकाओं के बदलने का कारण है कि समाज बदला। तो तीनों का प्रभाव मेरी कहानियों की नायिकाओं पर है। आप देखिए भरतनाट्यम कहानी की नायिका तो पलायित हो गई, भाग ही गई आखिर वो। और दूसरे कसाईबाड़ा की कहानी की नायिका वो सनिचरी है, एक तो बिक गई और एक उसकी माँ है वो प्रतिरोध करती है लेकिन वो सफल नहीं होता। तिरिया चरित्र की नायिका प्रतिरोध करती है, वो भी मिट्टी का तेल जाके जलाना चाहती है अपने ससुर को, लेकिन वो सफल नहीं होती। फिर आती है कुच्ची का कानून की नायिका। तो आप सनचरी को मानिए सन 80 में, वो 50 साल की है सन 80 में, और तिरिया चरित्र सन 87 में थी, तो समझिए उसी की बेटी है जो भाग गई थी, उसी एज ग्रुप की है। और 87 की बिमली 20 साल की है और मेरी कहानी आई कुच्ची का कानून सन 16 में। तो 16 ये और उधर तो अगली पीढ़ी आ गई उसकी, 87 से लेके और 16 तक अगली पीढ़ी आ गई। यानी बिमली की बेटी होती तो वो कुच्ची होती। कानून, हाँ ठीक है। तो इस तरह कुच्ची ने अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली। पंचायत में उसने सबका मुंह बंद कर दिया। उसको उसने बिमली का जो आपके भीतर दर्द था, बिमली का जो दर्द था, हाँ। उसकी अगली पीढ़ी कुच्ची ने डंके की चोट पर कहा कि मैं बच्चा पैदा करूंगी, जिससे चाहूंगी उससे पैदा करूंगी और किसी से क्या मतलब है। ये बात बिमली नहीं कह सकती थी, उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी। उसकी इज्जत चली गई तो भी वो सज़ा नहीं दिलवा पाई, और उससे भी पहले उसकी बेटी बिक गई और वो सज़ा नहीं दिलवा पाई। तो समय के साथ 40-50 साल में हमारा समाज भी बदला, उनमें स्त्रियों की स्थिति भी बदली, उनके अंदर प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ी और उसी के साथ हमारे कैरेक्टर्स भी आगे बढ़े। ठीक है, कुछ निजी सवालों पर आ रहा हूँ। आपकी इस पूरी यात्रा में आपकी पत्नी का, आपके साथी का कितना योगदान रहा? बहुत योगदान है मेरी पत्नी का, मेरे जीवन में भी बहुत योगदान। मुझे बनाने में भी, मुझे अधिकारी बनाने में, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में और मुझे अच्छा लेखक बनाने में। बहुत सारे गीत वो देती हैं, बहुत सारी सिचुएशन में पूछता हूँ कि गांव की औरत ऐसे में क्या प्रतिक्रिया करेगी, और बता देते हैं कि ऐसे करेगी, और मैं गलत लिखता हूं तो कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बताती हैं, निरंतर मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब एक पत्नी का योगदान जितना हो सकता है
उतना वो देती हैं, आज भी देती हैं, इतनी एज में भी देखती हैं। उन्हीं के प्रेरित करने से मैं अपना उपन्यास पूरा कर पाया, तो बहुत उनका योगदान है। जितना उनके लिए कर पाना था कर पाए? उनके लिए मैंने कहा कि आप भी पढ़िए, इतना ही कह पाया। वो तो खुद ही अपने लिए बहुत कर लेती हैं। जब हमारे यहाँ आई वो, तो मैंने कहा कि पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, तो उनकी पहले से इच्छा थी। मैंने ट्यूशन लगा दिया, वो पढ़ी। शहर में आई तो जितना, वो स्कूल नहीं गई थी, एक दिन भी नहीं गई थी, पढ़ ली। कुछ अंग्रेजी में स्टेशन का नाम पढ़ सकती हैं। विदेश में हमारी बेटियां रहती हैं, तो वो विदेश तक अकेले यात्रा फ्लाइट से कर लेती हैं। मतलब उनको अब ये ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ एक आदमी रहे। गांव की सारी खेती बाड़ी संभालती हैं। लखनऊ में एसी में रहती हैं, वहाँ जाती हैं तो 15 दिन पंखा भी नहीं रहता, बिना बिजली के भी रह लेती हैं। तो वो तो मतलब अपने में बहुत चेंज वो ले आई। और उसके साथ साथ लिटरेचर बहुत पढ़ा उन्होंने, कम से कम 100 क्लासिक्स उन्होंने पढ़े। अभी विजयदान देथा को पढ़ रही हैं, इसके पहले वो गाड़ी वालों का कटरा पढ़ा, इसके पहले आवारा मसीहा पढ़ा। 2 लोग बिना पैसे पैदल दुनिया की सैर 2 लोग घूमे थे, उसको पढ़ा। वो उनको पसंद करती हैं, राहुल को। उनकी एक कहानी है सतमी के बच्चे, उसकी बहुत वो प्रशंसक हैं। महिला आंचल उन्होंने पढ़ा। यानी 100 के करीब क्लासिक उन्होंने पढ़ डाले हैं। और रोज बिना पढ़े वो सोती नहीं है, रोज कोई न कोई किताब पढ़ती रहती हैं। तो बिना स्कूल गए ऐसे माहौल से आ करके, जहाँ ट्रेन भी नहीं थी, बस भी नहीं था, वो मेरे ही यहाँ आके बैठी ट्रेन और बस पर। ऐसा इंटीरियर में उनका। उनकी माँ बचपन में मर गई, उनके पिता मर गए, उनके भाई मर गए, कोई नहीं रहा, दादा दादी केवल थे। उसके बाद भी उन्होंने ग्रो किया। और हिम्मत वाली हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, और बहुत साफ दिल की हैं, बहुत बड़े दिल की हैं। मेरी जितनी भी मतलब मेरी ज़्यादतियाँ हैं, बुराइयां हैं, उन सबको पत्नी के तौर पर भी झेलती हैं और माफ़ करती चलती हैं, और माँ के रूप में भी मेरे साथ हैं। बढ़िया। क्या जीवन में आप ईमानदार रहे? किन चीज़ों में? हर चीज़ में? नहीं, नौकरी में ईमानदार नहीं रहा, और बाकी चीज़ों में तो ईमानदार रहा। नौकरी में ईमानदार नहीं रहा मतलब नहीं रहा। जैसे जो आरोप आपके ऊपर लगे? कभी नहीं। कहीं हो तो बताइए, दिखाइए। ऐसा कुछ नहीं। कभी बेदाग चला आया। मैं अपने को जानता हूं कि मैं बेईमान हूं, लेकिन कोई और नहीं कह सका कि मैं बेईमान हूं, कभी नहीं। क्योंकि बातें बहुत होती हैं बाहर होती हो, हम नहीं जानते ऐसा होता होगा। हमसे तो कभी नहीं हुई, हमारे डिपार्टमेंट में कभी नहीं हुई। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सवाल तो आपसे नहीं ही करूंगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं नहीं ही करूंगा। कुछ नहीं है तब मैंने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेदाग रहे? हाँ, बेदाग रहे। लेकिन हमारे विभाग में बहुत सारे लोगों से चार्जशीट मिलती है, आरोप लगते हैं, आरोप पत्र होते हैं, दिए जाते हैं, लोग सस्पेंड होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन खुद मानते हैं कि आप ईमानदार नहीं रहे। हाँ, जितना ईमानदार होना चाहिए। मैं कभी किसी दबाव में आया, कभी किसी दबाव में आया, और लेकिन कोई ऐसा विभागीय मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो, एक नॉट इवन ए सिंगल 34 ईयर्स में। बड़े बड़े शहरों में तैनाती आपने जान कर ली ताकि आपको बाकी कामों में समय मिल सके? नहीं, ऐसा नहीं है। जान कर ली विभागीय सहूलियत के लिए ली, कि बड़े शहरों का भी अनुभव होना चाहिए, इसलिए ली। और ऐसा नहीं है कि सहूलियत हो मुझे इसलिए ली। सहूलियत तो हर जगह है। छोटे शहरों में भी सहूलियत है, बड़े शहरों में भी सहूलियत है, लेकिन काम का अनुभव छोटे शहर का दूसरा होता है, बड़े शहर का दूसरा होता है। कभी समझौता किया काम के दबाव में लेखन को लेकर, या लेखन की वजह से प्रशासनिक नौकरी से? देखिए, लेखन में तो समझौता इस रूप में कह सकते हैं कि जितना लिखना था उतना नहीं लिख पाए। जितना लिखना था, छुट्टी लेकर ही हम लिखते रहे। महीने में 1 महीना छुट्टी मिलती थी, मैं 10 दिन बच्चों को घुमाता था और 20 दिन लिखता था। इसीलिए 4-5 साल में मेरी एक कहानी आती थी। लेकिन नौकरी को मैंने पूरा समय दिया। ये नहीं कि काम चोरी किया और
उसमें मैं लेखन करता रहा। ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा लिख डाला होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौकरी को मैंने नौकरी की तरह किया और जब उसमें से मौका निकाला, छुट्टी निकाली तो लिखा। कभी कहानी छपवाने में या फिर लेखन, इसको ऐसे पूछता हूँ, कहीं आपकी कहानी छप जाए, है ना, या फिर आप एक लेखक का आपको टैग बड़ा मिले, इस बात के लिए कभी अपने पद का दुरुपयोग किया? कभी नहीं, कभी नहीं। साहित्य के क्षेत्र में कोई नहीं जानता था कि मेरा पद क्या है, और न मैंने अपने परिचय में कहीं दिया कि मैं अधिकारी हूँ, कहीं नहीं। और अपने विभाग में मैंने कभी परिचय नहीं दिया कि मैं लेखक हूँ। अभी भी हमारे विभाग के लोगों से पूछिए कि वो नहीं जानते कि क्या है। दोनों को मैंने अलग अलग रखा, और कहानी छपवाने के लिए मुझे अपने पद के उपयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। मेरी कहानियाँ जब छपीं तो ऐसे ही छपीं। मेरी 2 कहानियाँ थीं, मैंने बलराम को दे दिया कि ले जा यार, अपने नाम से छपवा लेना, अब तो मुझे नौकरी मिल गई है, अब मुझे क्या ज़रूरत है। कसाई बाड़ा उसको दे दिया, भरतनाट्यम उसको दे दिया। एक को उसने 2 साल बाद छपवाया, एक को उसने 3 साल बाद छपवाया। जब सारिका में गया तो भरतनाट्यम सारिका में छापा, और जब धर्मयुग में उसने भेजा तो मेरे पास जो चिट्ठी है अभी मैं दिखाता हूँ कि केयर ऑफ बलराम कानपुर वो चिट्ठी आई है मेरे पास कि मुझे सूचना कि आपकी कहानी स्वीकृत है और ये मैं अगले 2-3 महीने में छापूंगा, विशेषांक निकालूंगा। धर्मवीर भारती ने लिखा है, अभी आप चाहेंगे तो मैं उसका फोटो मेरे मोबाइल में है, दे दूंगा। केयर ऑफ बलराम, अशोक नगर का पता है। मैंने खुद अपनी कहानी भेजी ही नहीं, छपवाने की जुगाड़ लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। न वो भेजी, न वो भेजी, न तीसरी, न श्री उपमा जोग भेजी। बलराम कानपुर, बलराम आए हमारे यहाँ, 3-4 दिन रुके और वो कहे कहानी पूरी करो, लेके जाऊंगा, तब श्री उपमा जोग लेकर के गए और तब सारिका में छापा। ठीक। और देखिए इसी तरह तिरिया चरित्र, यादव जी ने कहा कि मैंने पत्रिका शुरू की है, मुझे कहानी दो। अब आप कहीं सारिका वगैरह में कहानी नहीं दोगे, बलराम को नहीं दोगे, तो मैंने उनको दिया तो उसमें छपी। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहीं अपना कहूँ कहा हो कि मैं अधिकारी हूँ या कोई विज्ञापन दिला देता हूँ, या ऐसा कुछ नहीं। हिंदी की दुनिया से जितना मिलना चाहिए था, क्या उतना मिला? बहुत ज़्यादा मिला। हिंदी की दुनिया से जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मिला। अरे भाई 7-8 कहानी 10 कहानी लिख करके आप सब लोग इतना महत्व दे रहे हैं। पहली ही कहानी कसाई बाड़ा छपी, हमें क्या मालूम था, और वो कसाई बाड़ा कितना, उसका 4-5 हज़ार मंचन हो चुका है, कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ऐसा नहीं तिरिया चरित्र छपी तो भी हम कहीं फिल्म बनाने के लिए बासु के पास गए थोड़े थे, हम कहीं फिल्म बनाने के लिए कसाई बाड़ा पर सुशील के पास गए थोड़े थे, हम कहीं तर्पण उपन्यास आया इस पर फिल्म बनाने के लिए किसी के पास खोजने थोड़े गए थे, सभी लोग खुद आए। तो इसका मैं नहीं कहूँगा कि हिंदी साहित्य में जुगाड़ चलता है, सिफारिश चलती है, मुझे बिल्कुल इसका अनुभव नहीं है। ये कदर होती है, मैं तो अपने अनुभव से यही कहूँगा कि कदर होती है। मैंने अपना कोई अधिकारी का परिचय नहीं रखा, कहीं दिया नहीं। किसी पत्रिका में देखिए, सारिका में कहानी छपी, धर्मयुग में छपी, उनके यहाँ हंस में छपी, आप किसी परिचय में देखिए कि अधिकारी हैं, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। और ना मैंने अपने अधिकारियों पर रोब जमाने के लिए बताने की कोशिश की कि मैं तो लेखक हूँ, कहीं नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं। संतुष्ट हैं? हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और पूछिए इस तरह से। हाँ, और पूछिए, और कुछ बात चीज आए तो बहुत नहीं आप बहुत उससे जवाब लगभग दे ही चुके हैं, तो मैं उसमें क्या अब नहीं तब भी करूं? तब भी अगर कहीं आपने कुछ सुना है तो मैंने कहीं सिफारिश लगवाई हो, नहीं, कहानी छपने के लिए, उपन्यास छपने के लिए, कहीं नहीं। और हमारे उपन्यास तो अपने आप हर मांग के छापे गई हैं। मेरी सारी किताबें मांग कर छापी गई हैं, सारी कहानियाँ मांग कर छापी गई हैं। सबको मैं नहीं दे पाया। कालिया जी के मांगने पर मैंने उनको दिया, या राजेंद्र यादव के मांगने पर मैंने उनको दिया। बलराम जो छपा था सारिका में वो घर से लेके गया। ठीक है, मेरा मतलब कि मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मिला। किसी चीज़ का दुख जीवन में, कोई मलाल? नहीं,
किसी क्षेत्र का कोई दुख नहीं है। इतने हमारे मित्र हैं, हर वर्ग के मित्र हैं, डाकू से लेकर के। मैं बोल नरेश डाकू के पास क्यों हाँ। गए थे आप? नरेश डाकू मुझसे सीनियर था। डाकू बनने गए थे? नहीं यार, मेरे पड़ोस का था वो। मेरे बगल के गांव का था। हाँ। और मेरी बिरादरी का था। हाँ। तो वो हमको मानता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। उसकी बिरादरी में मैं पढ़ लिख रहा हूँ। नहीं, आपने इसमें जिक्र किया कि उसने बोला इन सब चक्करों में मत पढ़ो, जाके पढ़ाई वो जो वढ़ाई करो। बताया ना, मुकदमेबाजी थी, चकबंदी के दौरान और झंझट था। तो उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं, जिस दिन तुम बता दोगे मैं उनको सही कर दूंगा, इस चक्कर में मत रहो, तुम जो कर रहे हो करो, तुम वही कर सकते हो। एक बार मैं उसके साथ गया था, एक जगह उसको डाका डालना था, तो मेरा कुछ और काम नहीं था, मेरे पास गोली बंदूक भी नहीं थी, बस वो जहाँ लोग सोए हुए थे मुझे देखना था कि अगर वो जग जाएं हाँ। तो मैं कोई बोली बोल दूं, किसी चिड़िया की बोली बोल दूं, वो लोग जान जाएं। लेकिन वहाँ फिर वो डकैती हो नहीं पाई थी। बस एक बार मैं उसके साथ गया था। मतलब हमारी साहित्यिक दुनिया में डकैत टाइप के लेखक भी हैं। या हमारे दुनिया में ऐसे लेखक भी हैं साहित्य में, अच्छा आदमी था। जिन्होंने डकैती के प्रयास भी किए हैं। हाँ। एक बार तो किया ही है। हाँ, बढ़िया। बहुत अच्छा आदमी था नरेश, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत दिलदार था। उसका होंठ यहाँ ज़्यादा लाल था थोड़ा, मुझे अभी तक उसी रूप में वो याद है। इनकाउंटर हो गया था बाद में उसका, और मैं उसकी लाश लेने नहीं गया। आप सर्विस में थे? इस चक्कर में कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, सर्विस में नहीं थे। अच्छा। इमरजेंसी में उसका हो गया था, इमरजेंसी जब लगी थी तब हो गया था, और मैं लाश लेने वहाँ नहीं गया। बाद में मुझे पता चला तो उसको गोमती में, जिस रिक्शे वाले ने उसको गोमती में रहाया, तो पानी बहुत था उस समय, लेकिन उसके बाद मैं अंधेरे में गया और उसकी लाश वहाँ नीचे पड़ी थी, बहुत मतलब स्टीप था, तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लौट आया रोते हुए, बस इतना। चलिए, जाते जाते नरेश हाँ। भी आ गए इसमें इंटरव्यू में। हाँ। कोई ऐसी चीज़ जो याद करते हैं नरेश? याद करते हैं उन्हें बहुत, नरेश डाकू को? हाँ, याद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा था, मेरे पास बहुत दबाव था, मेरी गांव में बहुत दुश्मनियाँ थीं, मुकदमेबाजी थी, मेरे प्राण संकट में थे, पिताजी चले गए थे, हमारे कई बार हमारे घर में चोरी हो गई, मैं था, मेरी माँ थी, मेरी छोटी बहन थी, गांव से बाहर मेरा घर था, जीवन बहुत असुरक्षित था। तो वो बीच बीच में कभी रात में आ जाता था, ढाढ़स देता था, और कभी दिन में आ जाता था एक आध बार, कि लोग जान लें कि आना जाना है तो खुद कुछ नहीं बोलेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ आ गया था मिलने के लिए, जबकि थाना 1 किलोमीटर पर था। तो हमने कहा कि तुम यहाँ क्यों चले आए? कहा भैया सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ, आज इधर से मैं गुजर रहा था, तो बगल में एक नाला था, उसी नाले में होते होते वो लोग जा रहे थे। चलिए, कोई ऐसी चीज़ जो शिव मूर्ति करना चाहते थे, नहीं कर पाए, और करना चाहते हैं जीवन में? जो चाहता था उससे ज़्यादा मिला हर क्षेत्र में, तो इसलिए मैं BA 3rd क्लास, नौकरी पा गया, अधिकारी बन गया, BA 3rd क्लास, और अधिकारी बन गया एक अटेम्प्ट में, और कहानी लिखा तो धर्मयुग में छप गई, सारिका में छप गई, किसी और को दे दिया कि लो तुम छपवा लो अपने नाम से, और उसने अपने नाम से नहीं, मेरे ही नाम से छपवाया, और फिर तीसरी कहानी भी उसी ने लिखवाई, तब जाके मैं फिर वापस पटरी पे आया लेखन के। नहीं तो सोच रहा था कि अब नौकरी मिल गई, अब क्या जरूरत है ये सब काम करने की। तो मेरा जीवन ऐसे ही रहा ना, लेखक भी कोई ऐसा नहीं मैं बनना चाहता था, या मेरी कोई अभी महत्वाकांक्षा है। एक उपन्यास लिख दिया है, अब बहुत हो गया, अब शायद ही कुछ लिखूं, या 2-4 साल में मन करेगा लिखूंगा। चलिए, त्रिशूल और आखिरी छलांग पर भी बात करना चाहता था, लेकिन समय हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप संगत में आए, आप ऐसे ही लिखते रहें, सृजनरत रहें, और आपके हर क्षेत्र से जो दोस्त हैं वो ऐसे ही आपके साथ खड़े रहें, आपके साथ बने रहें, और आप जितने जीवंत हैं वो जीवंतता आपके जीवन में बनी रहे। बहुत शुक्रिया संगत के लिए समय दिया। धन्यवाद। मित्र ही तो जिंदगी के आधार हैं, आलम हैं, उन्हीं से तो जिंदगी है। जी।